नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 151, तलवारबाजों का टकराव। मेरे पोते को मारने की हिम्मत कौन करता है। साधना में आने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञ मैं नीले बादल मंच पर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करूंगा। 5 तत्वों और यिन और यांग को समझना, दाव की नींव बनाने के लिए एक जेड मंच में बदलना। केवल महान दाव पर चलना मेरी इच्छा नहीं है। नश्वर दुनिया में स्वतंत्र रूप से रहने से शाश्वत समृद्धि आती है। मनुष्य पौधों की तरह नहीं है और उनकी भावनाएं अलग नहीं होती। केवल नश्वर शरीर अलग होता है, हृदय नहीं। अर्जुन केलोरर अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे स्टील के पंखों वाले बाज पर खड़े थे। उन्होंने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और वे धीमे स्वर में अपनी कविता सुना रहे थे। हम सैकड़ों मील उड़ने के बाद अर्जुन केलोरर को अचानक अपने पीछे एक भयंकर आभा का एहसास हुआ, जैसे कोई तूफानी हवा उसकी ओर आ रही हो। इस भयंकर आभा का सामना करते हुए अर्जुन केलोरर की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई और उसका दिल सतर्क हो गया। आखिरकार इतने वर्षों तक खेती की दुनिया में काम करने के कारण उन्होंने समृद्ध अनुभव प्राप्त किया था। अभी अभी शहर से निकलते समय उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे वह और भी सतर्क हो गया। अपने पिछले अनुभव के साथ अर्जुन केलोरर ने तुरंत हवा को नियंत्रित किया और उड़ते हुए जादुई हथियार पर खड़ा हो गया और बेकार स्टील पंख वाले ईगल को वापस अपने आध्यात्मिक पालतू बैग में डाल दिया। अगले ही पल अर्जुन केलोरर ने एक सुनहरी रोशनी को टूटते तारे की तरह चमकते देखा, जो हवा को चीरती हुई तेजी से उसकी ओर आ रही थी। क्या ये वही है? जैसे ही प्रकाश निकट आया, अर्जुन केलोरर ने तुरंत पहचान लिया कि प्रकाश के अंदर वाला व्यक्ति एक युवक था, लगभग 24 या 25 वर्ष का, सुनहरे वस्त्र पहने हुए और उड़ती हुई तलवार पर सवार था। ये वही युवक था जिसे उसने ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन में देखा था, मेंग यीबाई, जो गुफा से निकलते समय जियो शियायू के साथ था। अर्जुन केलोरर को संदेह था कि दूसरे पक्ष के इरादे जियो शियायू के प्रति थे और जियो शियायू के साथ उसकी अंतरंग बातचीत को देखकर ईर्ष्या भड़क सकती थी। इसी कारण से उसने अपना रूप बदल लिया। अप्रत्याशित रूप से, अपने अनेक भेषों के बावजूद, इस व्यक्ति ने फिर भी उसे निशाना बनाया और सीधे उसे मारने आया। फुश! मेंग यीबाई ने अर्जुन केलोरर के पास जाकर ठंडे भाव से कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। एक सुनहरी भयंकर तलवार की आभा प्रकट हुई, जो तीव्र और भयंकर गति से अर्जुन केलोरर की ओर वार कर रही थी। फफ! अर्जुन केलोरर तैयार था और उसके दाहिने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाने पर 7 सितारों वाली तलवार की रोशनी हवा में फैल गई और सुनहरी तलवार की आभा बिखर गई। तुम कौन हो और अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? अर्जुन केलोरर ने अपने सामने मेंग यीबाई को देखते हुए पूछा। अगर वह कोई साधारण साधक होता तो अर्जुन केलोरर उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन चूंकि वह जियाओ शियू से बात कर चुका था, इसलिए वह जानता था कि उसके सामने खड़ा युवक न केवल नीले बादल संप्रदाय का अनुयायी था, बल्कि एक झूठे मुंह सच्चे व्यक्ति का वंशज भी था। यदि संभव हो तो अर्जुन केलोरर वास्तव में उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसके अलावा अर्जुन केलोरर ये भी जानना चाहता था कि दूसरे पक्ष ने उसके भेष को कैसे देखा और उसे कैसे ढूंढ निकाला। आप काफी प्रतिभाशाली हैं, फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच गए हैं और पहले से ही मेरी तलवार की आभा को तोड़ने में सक्षम है, मेंग यीबाई ने व्यंग्य किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं आप पर हमला क्यों कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने दिल में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मेंग यीबाई अपनी उड़ती हुई तलवार पर गर्व से खड़ा था, जैसे कोई तेज भाला आकाश को भेद रहा हो, अहंकार और तीखेपन की आभा बिखेर रहा हो। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैंने आपको कहां नाराज किया, अर्जुन केलोरर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि तुम नहीं जानते तो अपने संदेहों को कब्र में ले जाओ। मेंग यीबाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक हाथ की मुहर के साथ उसके पूरे शरीर की आभा भयंकर हो गई, जिससे शून्य में एक बजने वाली ध्वनि गूंजने लगी। एक सुनहरी उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई, जिसकी सतह पर अनगिनत सुनहरे ताबीज अंकित थे और उसकी तलवार की आभा अर्जुन केलोरर की ओर वार कर रही थी। आह, लगता है बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन केलोरर ने कहा, यह देखकर कि दूसरे पक्ष का व्यक्तित्व अत्यंत अभिमानी और घमंडी था। वह अर्जुन केलोरर से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था, इसलिए वह शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। चूंकि यह मामला है तो आइए देखें कि किसकी उड़ती तलवार ज्यादा तेज है। अर्जुन केलोरर ने आती हुई सुनहरी उड़ती तलवार को देखा और कुछ नहीं कहा। वह अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था और चूंकि वह अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचा था, इसलिए वह अपनी क्षमताओं का परीक्षण भी करना चाहता था। उसने अपने भंडारण बैग पर हाथ पटका और एक रक्त रंग की कैंची प्रकट हुई, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय हो गई और एक रक्त रंग के ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो सुनहरी उड़ती तलवार की ओर दहाड़ने लगी। उसी समय जंगल की सफेद उड़ती तलवार उसके सामने प्रकट हुई। तलवार छाया विभाजन तकनीक। अर्जुन केलोरर के हाथों ने एक मुहर बना ली और एक इंद्रधनुषी रोशनी उड़ती हुई तलवार में प्रवेश कर गई। वन की सफेद उड़ती तलवार अचानक कांप उठी और 7 रंगों वाली खजाने की रोशनी बहने लगी, जो 2 समान उड़ने वाली तलवारों में बदल गई।
अगले ही क्षण 2 और समान उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई। अर्जुन केलोरा के सामने कुल 8 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई। 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक द्वितीय चरण में न केवल 7 सितारे हृदय लैंप तकनीक है जो एक आध्यात्मिक हथियार बना सकती है, बल्कि इसमें 2 अन्य तकनीकें भी हैं। पहली तकनीक को तलवार छाया विभाजन तकनीक कहा जाता है। दुश्मन का सामना करते समय यह 8 समान तलवार की छायाएं बना सकता है जो दुश्मन की दृष्टि को भ्रमित कर सकती है, और प्रत्येक तलवार की छाया में मूल तलवार की शक्ति का 30% तक होता है। दूसरी तकनीक को स्प्लिटिंग लाइट कंडेंसिंग स्वॉर्ड तकनीक कहा जाता है। तलवार छाया विभाजन तकनीक का उपयोग करने के बाद ये सभी तलवार छायाओं को एक तलवार में संघनित कर सकता है, जिससे एक शक्तिशाली प्रहार होता है। साधारण शुरुआती लोग इस तकनीक का अभ्यास करते समय केवल 1 या 2 तलवार छायाएं बना सकते हैं, लेकिन अर्जुन केलोरा ने 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ली है और उन्हें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जुवान युआन मनका के साथ उसे कई तलवार छायाएं बनाते समय बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो तलवार चलाने वाले भी हैं। मेंग यीबाई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन केलोरा के पूरे शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी, मानो वह एक अलग व्यक्ति में परिवर्तित हो गया हो और स्प्लिटिंग लाइट तकनीक का उपयोग कर रहा हो। कृषकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, साहित्यिक और मार्शल। साहित्यिक कृषक मुख्यतः उत्पादन और व्यापार के माध्यम से कृषि संसाधन प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर मार्शल साधक युद्ध और लूट के माध्यम से संसाधन प्राप्त करते हैं। मेंग यीबाई जैसे तलवार साधक विशिष्ट मार्शल श्रेणी के होते हैं। वे साहस और शक्ति को महत्व देते हैं तथा अपनी भयंकर युद्ध शैली के लिए जाने जाते हैं। यही कारण था कि मेंग यीबाई अर्जुन केलोरा को जियो शियुए के साथ देखकर नाखुश थी और उसे सीधे मारना चाहती थी। चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हें तलवार साधक की असली शक्ति दिखाऊंगा। मेंग यीबाई ने एक हाथ की मोहर बनाई और उसकी सुनहरी उड़ती तलवार ने अचानक एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि उत्सर्जित की, जिससे तलवार की आभा की एक लहर जारी हुई। तलवार की आभा तूफान की तरह थी और एक पल में इसने रक्त रंग के अजगर को एक दुखद चीख निकालने और उसके शरीर को धुंधला करने पर मजबूर कर दिया। जाना। अर्जुन केलोरा की अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसके सामने से 9 उड़ती हुई तलवारें निकल आईं। 3 तलवारों ने सुनहरी उड़ती तलवार पर हमला किया और 6 तलवारों ने मेंग यीबाई पर हमला किया। मेंग यीबाई ने उड़ती हुई तलवारों को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पाया कि अर्जुन केलोरा की उड़ती तलवारें असली तलवारों की तरह थीं और वह उन्हें पहचान नहीं सका। उसका चेहरा बिना किसी घबराहट के अपरिवर्तित रहा और उसने अपनी भौहें तलवार की तरह उठाईं, फिर अपने डेंटियन पर हाथ पटका और एक चमकती हुई तलवार थूक दी। तलवार का गोला गोल और सुनहरा था, एक सुनहरी गोली की तरह, और यह उसके चारों ओर घूमता था, जिससे तलवार की आभा का जाल बनता था। तलवार गोला एक आध्यात्मिक हथियार था जिसकी शक्ति सामान्य उड़ने वाली तलवारों से कहीं अधिक थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। तलवार के गोले के जाल के सामने 6 भ्रामक उड़ती तलवारों से धातु की झनकार की ध्वनि निकल रही थी तथा हर जगह चिंगारियां उड़ रही थीं। तलवार का गोला वास्तव में असाधारण था और अर्जुन केलोरा की भ्रामक उड़ती तलवारें न केवल इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकी, बल्कि उनके शरीर पर दरारें भी पड़ गईं। मैं अभी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचा हूं और मेरा संचय अपर्याप्त है। मेरी कई तकनीकें अभी भी पर्याप्त नहीं है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मुझे इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। एक साधारण आदान प्रदान के माध्यम से अर्जुन केलोरा को अपनी और मेंग यीबाई की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। उसकी साधना नींव स्थापना चरण के मध्य में होनी चाहिए, किंतु जुवान युआन मन का धारण करने के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति मध्य आधार स्थापना साधक से कम नहीं थी तथा मात्रा की दृष्टि से उससे भी अधिक हो सकती थी। एक ही चरण की लड़ाई में उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से डर नहीं लगा। हालांकि एक अमर संप्रदाय के शिष्य और एक नकली मूल सच्चे व्यक्ति के वंशज के रूप में मेंग यीबाई के पास कई छिपे हुए कार्ड और जीवन रक्षक तकनीकें होनी चाहिए, इसलिए लड़ाई को जल्दी खत्म करना सबसे अच्छा था। इस तथाकथित तलवार साधक की तकनीक बस यही है। चलो मैं तुम्हें अपनी तलवार दिखाता हूँ। प्रकाश को विभाजित करने वाली संघनित तलवार तकनीक। अर्जुन केलोरा ने एक हाथ की मोहर बनाए और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति एक नदी की तरह उमड़ पड़ी और जुबान युआन मनका में आध्यात्मिक शक्ति भी तेजी से प्रवाहित हुई। इससे 8 भ्रामक उड़ती तलवारें अचानक कांपने लगीं और उनमें से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। फिर वे 7 रंगों वाली इंद्रधनुषी रोशनी में परिवर्तित हो गए जो वन की सफेद उड़ती तलवार में विलीन हो गई, जिससे वह एक झांक से अधिक लंबी विशाल आकार की हो गई। स्लैश। अर्जुन केलोरा ने अपनी उंगलियों से उड़ती तलवार को नियंत्रित किया और एक शक्तिशाली प्रहार किया। विशाल तलवार उठी और 7 रंगों वाली दिव्य ज्योति प्रवाहित हुई, जिससे एक अंतहीन भयंकर और तेज तलवार की आभा निकली जो सभी जीवन को नष्ट करना चाहती थी और एक जबरदस्त गति के साथ मेंग यीबाई की ओर बढ़ रही थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। 7 रंगों वाली विशाल तलवार के भयानक हमले के तहत सुनहरी उड़ती तलवार ने एक दुखद चीख निकाली। ये कैसे संभव है? आप तो बस एक साधक हैं जो अभी अभी आधार स्थापना चरण में पहुंचे हैं। आप ऐसी तकनीकें कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
मेंग लीबाई ने 7 रंगों वाली विशाल तलवार को देखा, उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। एक तलवार साधक के रूप में वह अपने साथियों के बीच अपराजय माना जाता था। इसलिए अर्जुन केलोर, जो अभी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचे थे, को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। इससे पहले अर्जुन केलोर की स्प्लिटिंग लाइट तकनीक ने उन्हें केवल यह महसूस कराया था कि अर्जुन केलोर बहुत प्रतिभाशाली थे। आखिरकार अगर वह प्रतिभाशाली नहीं होता तो स्वर्गीय गौरवशाली बेटी जियो शिवे द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यह तकनीक अब ऐसी चीज नहीं रह गई थी जिसे केवल प्रतिभा से समझाया जा सके। यह ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी जिसे एक साधक जो अभी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचा हो प्रदर्शित कर सकता था। अर्जुन केलोर की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एक तलवार के वार से मेंग लीबाई को मारने का इरादा रखता था। इस बच्चे के पास ऐसे अद्भुत कौशल हैं, इसे निश्चित रूप से एक अद्वितीय तलवारबाज की विरासत मिली होगी। भले ही इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उसे मारना उचित है। मेंग लीबाई का शरीर तलवार की ऊर्जा से फट गया और उसने विशाल तलवार के हमले को रोकने के लिए एक विशाल कछुए का खोल निकाल लिया। उसके चारों ओर स्वर्णिम तलवार के गोले ने एक स्वर्गीय तलवार का जाल बना दिया, जो अचानक फट गया और हवा में भर गया तथा अर्जुन केलोर की ओर वार करने लगा। वह बहुत स्पष्ट था कि भले ही वह इस हमले से बचाव नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी तलवार के गोले अपराजय थे और अर्जुन केलोर के पास उन्हें रोकने की कोई क्षमता नहीं थी। उसी समय उनके हाथ में एक नीला ताबीज प्रकट हुआ, जो प्रकाश और ऊर्जा बिखेर रहा था। ताबीज खजाना। अर्जुन केलोर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत देखा कि प्रतिद्वंद्वी के हाथ में जो नीला ताबीज था वह ताबीज का खजाना था। उसने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमर संप्रदाय का अनुयायी है। उन सभी के पास मानक उपकरण के रूप में ताबीज खजाने हैं। जियो शिवे के पास एक ताबीज खजाना था और अब इस व्यक्ति के पास भी एक था। जाना। अर्जुन केलोर ने पलटवार करने के लिए गोल्डन लाइट ब्रिक नहीं निकाली। उसके जादुई खजानों की शेष शक्ति सीमित थी और वह उसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने अपने भंडारण बैग को थपथपाया तथा एक उच्च श्रेणी का ढालनुमा जादुई हथियार और तलवार के गोले को रोकने के लिए अपनी द्वितीय स्तर की कठपुतली निकाली। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 7 रंगों वाली विशाल तलवार में डाल दिया, जिससे उसकी शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई। बूम! कछुए के खोल का जादुई हथियार अचानक टूट गया। अरे नहीं! मेंग लीबाई को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन केलोर का हमला इतना भयंकर होगा। उनका कछुआ कवच केवल एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। इस विशाल तलवार के हमले के सामने ये बहुत नाजुक लग रहा था। ये देखते हुए कि अर्जुन केलोर के पास एक बैकअप योजना थी, दूसरे स्तर की कठपुतली, उसके पास बचाव के लिए अपनी तलवार के गोले को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलवार की ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, जिससे एक विशाल सर्पिल तलवार जाल का निर्माण हुआ, जो 7 रंगों वाली विशाल तलवार के हमले को रोकता रहा तथा ताबीज खजाने को सक्रिय करने के लिए समय प्राप्त करता रहा। एक क्षण में नीला ताबीज खजाना सक्रिय हो गया। एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि के साथ ताबीज खजाना एक छोटे पानी जैसे नीले जेड रूलर में परिवर्तित हो गया। जेड रूलर से हवा में चमकदार रोशनी फैल रही थी। अर्जुन केलोर की पिछली वंशवेत उड़ान तलवार की तरह यह 1, 2, 4, 8 और इसी तरह कई जेड शासकों में परिवर्तित हो गई। कुछ ही समय में मेंग लीबाई ने अपने सामने 100 से अधिक नीले जेड शासकों को व्यवस्थित कर दिया, जिससे 7 रंगों वाली विशाल तलवार अवरुद्ध हो गई। जाना। मेंग लीबाई ने एक हाथ की मुहर बनाए और तलवार के गोले, जो विशाल तलवार से टकरा रहे थे, एक सुनहरे प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गए, जो अर्जुन केलोर की ओर बढ़ रहे थे। इसी समय कई जेड शासक भी अर्जुन केलोर पर हमला करने के लिए उड़े। यद्यपि ये ताबीज खजाना साधारण था, लेकिन यह आक्रमण और रक्षा दोनों में उत्कृष्ट था। एक तलवार साधक के रूप में बचाव करना शुरू करना ही हार है। अर्जुन केलोर की अभिव्यक्ति शांत रही और उन्होंने सौम्य स्वर में बात की, जिससे प्रतिद्वंद्वी के मन पर प्रभाव पड़ा। उनकी दिव्य इंद्रिय ने जादुई ढाल और दूसरे स्तर की कठपुतली को तलवार के गोले से बचाव के लिए नियंत्रित किया। उसी समय उसकी हथेली बाहर निकली, जिससे तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला निकली, जिसने नीले जेड शासकों पर हमला किया। उसकी 7 सितारा तलवार की रोशनी में कई नीले जेड शासक नष्ट हो गए, जिससे उसे उनकी शक्ति का अंदाजा हो गया। तुरंत ही उसके हाथ में एक ताबीज का टुकड़ा प्रकट हुआ। उन्होंने लाल कपड़े पहने युवक से 7 द्वितीय स्तर के उच्च श्रेणी के ताबीज प्राप्त किए थे। उनमें से 4 ताबीज आक्रमण प्रकार के ताबीज थे। द्वितीय स्तरीय शीर्ष ग्रेड ताबीज थंडरफायर बेलगाम ताबीज। बूम बूम बूम! अर्जुन केलोर का ताबीज सक्रिय हो गया, जो अंतहीन स्वर्गीय गड़गड़ाहट और सांसारिक आग में परिवर्तित हो गया और एक आश्चर्यजनक और भयानक शक्ति के साथ जेड शासकों की ओर बढ़ गया। जेड रूलर, जो 7 रंगों वाली विशाल तलवार को रोक रहे थे, टूटकर बिखरने लगे। जाना। अपने दूसरे स्तर की कठपुतली को हार के कारण पीछे हटते हुए उसके पूरे शरीर पर क्षति के साथ अर्जुन केलोर ने तुरंत रक्त रंग की कैंची को पुनः सक्रिय कर दिया, जिससे वे रक्त रंग के ड्रैगन में परिवर्तित हो गए, जिसने सुनहरे तलवार के गोले पर हमला किया। आखिरकार कठपुतली की मरम्मत में न केवल पैसा खर्च होगा बल्कि समय भी लगेगा। छोटे लड़के, उस पर नजर रखना। अर्जुन केलोर ने अपने आध्यात्मिक पालतू थैले से 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट निकाला।
यद्यपि 6 पंखों वाला स्वर्ण रेशम कीट प्रथम स्तर के अंतिम चरण में ही था, फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकता था यदि वे शरीर साधक न हो। धत्तेरी की, जो व्यक्ति अभी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचा है, उसके पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति और विधियां कैसे हो सकती हैं? मेंग यीबाई को लगा कि उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही है और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया है। उनकी फाउंडेशन स्थापना की 5वीं स्टेज की बिजली अब तेजी से कम हो रही थी तथा उसका आधे से अधिक हिस्सा खपत हो चुका था। अर्जुन केलोरर, जो अभी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचा था, के पास उससे कम आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वह अभी भी अन्य मंत्रों को आसानी से डाल सकता था, आध्यात्मिक हथियारों को सक्रिय कर सकता था और 7 रंगों वाली विशाल तलवार को नियंत्रित कर सकता था, जो समझ से परे था। दरार। तभी एक स्पष्ट कर्कश ध्वनि गूंजी। कछुए का खोल, जो पहले से ही दरारों से भरा हुआ था, अंततः टूट गया, जिससे ज़ेड शासक 7 रंगों वाली विशाल तलवार के नीचे लगातार टूटते और विभाजित होते रहे। नहीं, इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है। उसके पास अवश्य ही कोई खजाना होगा जो आध्यात्मिक शक्ति को संग्रहित और प्रवर्धित करता है, अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी फाउंडेशन स्थापना के चरण तक का सफर तय किया है, इतना खर्चीला होना असंभव है। अर्जुन केलोरा को देखते हुए, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त नहीं कर रहा था, मेंग यीबाई का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने भागने का मन बना लिया। यद्यपि तलवार साधक बहादुरी से आगे बढ़ने पर जोर देते थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि व्यर्थ मरने की अपेक्षा एक और दिन जीना और लड़ना बेहतर है। मेंग यीबाई का शरीर आध्यात्मिक शक्ति से भर गया और उसने विशाल तलवार के भयंकर हमले का विरोध करने के लिए अपने हाथ में ताबीज खजाने को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसी समय उसे अपनी तलवार की गोलाई याद आई, जो रक्त रंग की कैंची और दूसरे स्तर की कठपुतली को रोक रही थी। अर्जुन केलोरा ने यह दृश्य देखा और तुरंत महसूस किया कि कोई समस्या थी। उसकी रक्त रंग की कैंची और दूसरे स्तर की कठपुतली तलवार के गोले को रोक नहीं सकी। अब बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी के ताबीज खजाने को पहले कौन तोड़ेगा। क्या वह प्रतिद्वंद्वी के ताबीज खजाने को तोड़ पाएगा, या प्रतिद्वंद्वी की तलवार के गोले उसकी दूसरे स्तर की कठपुतली और रक्त रंग की कैंची को तोड़ पाएंगे? लेकिन प्रतिद्वंद्वी अब अपना हमला वापस ले रहा था, जो संदिग्ध था। क्या वह भागने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन केलोरा का दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी भागने की कोशिश कर रहा है। अन्यथा एक तलवार साधक के रूप में इस स्थिति में आक्रमण को छोड़कर रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना समझदारी नहीं होगी। तुरंत ही अर्जुन केलोरा ने और अधिक पीछे नहीं हटना चाहा। उसने अपना स्वयं का ताबीज खजाना, एक स्वर्ण प्रकाश ईंट, निकाला। यद्यपि इस स्वर्ण प्रकाश ईंट ताबीज खजाने में बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी को दबाने जैसा था, जिससे लोगों का बच निकलना असंभव हो गया था। अर्जुन केलोरा, जो अभी अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचा था, क्यूई शोधन अवधि की तुलना में ताबीज खजाने को तेजी से सक्रिय कर सकता था। कुछ ही देर में उसके हाथ में रखा ताबीज का खजाना फूट पड़ा और चारों दिशाओं में सुनहरी रोशनी फैल गई। ताबीज खजाना। यह दृश्य देखकर मेंग यीबाई की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उन्होंने अब तक यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा के पास एक और ताबीज खजाना छिपा होगा। इस समय उसे अपने जीवन बद्ध तलवार के गोलों की कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे अपने कदम बढ़ाए, एक सुनहरी रोशनी में तब्दील हो गया और पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गया। लेकिन ताबीज खजाने की स्वर्ण प्रकाश ईंट की आंशिक शक्ति पहले ही प्रभावी हो चुकी थी। स्वर्णिम प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया, मानो प्राचीन दिव्य पर्वतों का शक्तिशाली दबाव हो, जिससे वह दब गया, उसका शरीर डूब गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीमी पड़ गई। अंधेरे में छिपा 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम का कीड़ा भी सुनहरे धागे में बदल गया और अचानक हमला कर दिया। यह क्या है? एक फाउंडेशन स्थापना महान साधक के रूप में मेंग यीबाई ने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को निकट आते हुए तीव्रता से महसूस किया और आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट जारी किया, जिससे उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। क्लैंग। 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट ढाल से टकराया, जिससे धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई, लेकिन वह उसमें प्रवेश करने में असफल रहा। बूम बूम बूम। इस समय असंख्य नीले ज़ैड शासक, जो मेंग यीबाई की घटती आध्यात्मिक शक्ति द्वारा समर्थित थे, विशाल तलवार के हमले के तहत बिखरने लगे। अर्जुन केलोरा तुरंत अपने दूसरे स्तर की कठपुतली के साथ मेंग यीबाई की ओर बढ़ा। दोस्त, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं कभी बदला न लेने की कसम खाऊंगा और मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर ये ताबीज खजाना और 10,000 स्पिरिट स्टोन भी दूंगा। मेंग यीबाई, जो गोल्डन लाइट ब्रिक द्वारा दबाई जा रही थी, जानती थी कि बच निकलना मुश्किल है और उसने अपनी बात रखी। मुझे जिज्ञासा है, आपने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? अर्जुन केलोरा ने मेंग यीबाई को दबाने के लिए गोल्डन लाइट ईंट की शेष शक्ति का उपयोग किया और पूछा। मेरे पास एक निम्न श्रेणी का पालतू जानवर है, एक दिव्य चूहा। इस चूहे के पास कोई अन्य क्षमता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुओं को पहचानने की इसकी भावना अत्यंत तीव्र है और यह भावना अन्य पहलुओं पर भी लागू होती है। यह आपके शरीर की आभा और आपके स्टोरेज बैग की खुशबू को सूंघ लेता है, इसलिए भले ही आप अपना भेष बदल लें और अपनी आभा को छिपा लें, फिर भी इसे मोटे तौर पर महसूस किया जा सकता है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो मैं आपको ये दिव्य चूहा देने को तैयार हूँ।
एक तलवार साधक के रूप में मेंग हीबाई ने यद्यपि दया की भीख मांगी, फिर भी उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और शांत स्वर में बोला, अच्छा ऐसा है। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ खजाने, आध्यात्मिक जानवर या यहाँ तक कि लोग भंडारण बैग में वस्तुओं की आभा को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये दिव्य चूहा न केवल मानव आभा को समझ सकता है, बल्कि भंडारण बैग में रखी वस्तुओं की आभा को भी समझ सकता है। इससे उसे भय का एहसास हुआ। सौभाग्यवश उसका सामना ऐसे किसी साधक से नहीं हुआ जो भंडारण बैग में रखी वस्तुओं की आभा को भांप सकता हो, अन्यथा वह गंभीर खतरे में पड़ जाता। क्या बात है दोस्त। मेंग हीबाई की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसका तावीज का खजाना भी लगभग खत्म हो चुका था। वह चिंतित था, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और गहरी आवाज में बोला, इस स्थिति में मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं। मैं तुम्हें मार तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरा दिल शांत नहीं होगा। अर्जुन केलोरा के शब्द गिर गए और 7 रंगों वाली विशाल तलवार नीचे गिर गई। जिस क्षण वे आपस में भिड़े, प्रतिद्वंद्वी का भाग्य तय हो गया। दोस्त, पहले हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं था और ये मामला तो बस एक क्षणिक आवेग था। मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं और तुम कोई भी मांग कर सकते हो। इसके अलावा मेरी दादी ब्लू क्लाउड संप्रदाय की एक झूठी, मूल और सच्ची व्यक्ति है और उन्होंने मेरे अंदर एक आत्मा का चिन्ह प्रत्यारोपित कर दिया है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी दादी को पता चल जाएगा। मैं ये बात तुम्हें धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अपने लिए अंतहीन मुसीबतें ही मोल लोगे और नुकसान तुम्हारे फायदे से कहीं अधिक होगा। मेंग हीबाई का पूरा शरीर शक्तिशाली क्यूई से भर गया और उसकी सुनहरी तलवार का गोला तेजी से घूमने लगा और वह भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका पूरा शरीर सोने की ईंट से दबा हुआ था, जिससे उसके लिए मुक्त होने के लिए संघर्ष करना मुश्किल हो गया था और वह हमले को रोकने के लिए केवल अपने तावीज पर ही भरोसा कर सकता था। इस समय उसका स्वर भी तीव्र हो गया और वह पहले की तरह शांत नहीं रह सका। अफसोस, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने शुरू से ही गलत समझा था, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने अवसर का लाभ नहीं उठाया। अर्जुन केलोरा ने आह भरते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी निगाहें भयंकर हो गईं और उसने पूरी ताकत से 7 रंगों वाली विशाल तलवार को निकाल दिया। आज विरोधी चाहे कुछ भी कहे, वे निश्चित रूप से मरेंगे। अन्यथा यदि उसे ऐसे अहंकारी व्यक्ति द्वारा याद किया गया जो उसे छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करेगा, तो वह न तो सो सकेगा और न ही ठीक से खा सकेगा। बूम बूम बूम। बलपूर्वक सक्रिय किया गया तावीज और तलवार का गोला बार बार 7 रंगों वाली विशाल तलवार से टकराया। हालांकि उसकी क्यूई बहुत कम हो चुकी थी और वह सुनहरी ईंट से दबा हुआ था, जिससे उसकी क्यूई धीमी हो गई थी। इस भयानक हमले का सामना करते हुए वह इसे कैसे रोक सकता था। फफ फफ फफ। दूसरे स्तर की कठपुतली की पीठ पर लगे 5 भाले एक साथ निकले और मेंग हीबाई की सुरक्षात्मक क्यूई ढाल और फिर उसके शरीर को भेदते हुए निकल गए। फफ। एक क्षण में मेंग हीबाई ने मुंह भर खून थूक दिया, जिससे वह ताबीज और तलवार की रक्षा करने में असमर्थ हो गया। अगले ही क्षण 7 रंगों वाली विशाल तलवार ने एक दिव्य कुल्हाड़ी की तरह वार किया और मेंग हीबाई के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे हर जगह खून फैल गया। मेरे तरीके अभी भी बहुत कम हैं। यदि मेरे पास जुवान युवान मनका का क्यूई प्रवर्धन और समर्थन नहीं होता तो इस लड़ाई का परिणाम अनिश्चित होता। इसके अलावा यह उड़ने वाली तलवार मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मेंग हीबाई को मरते हुए देखने के बाद अर्जुन केलोरा ने एक हल्की सी आह भरी और खुद से बुदबुदाया। उसे अपनी क्षमताओं का मोटा मोटा अंदाजा था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने क्यूई का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के खजाने को, जिसमें लाश भी शामिल थी, छीन लिया और उन्हें प्रकाश की एक लकीर में बदल दिया, जो दूर जाकर गायब हो गई। इस समय नीले बादल संप्रदाय में भव्य स्वर्ण महल में पीले चेहरे और सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत को अचानक एक पूर्वाभास हुआ। उसके हाथ में एक जेड टोकन दिखाई दिया, लेकिन इस जेड टोकन पर एक दरार दिखाई दी। उसने अपने हाथ में टूटे हुए जेड टोकन को देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं और वह एक शोकपूर्ण चीख के साथ रोने लगी। किसने मेरे पोते को मार डाला। बूढ़ी औरत की क्यूई बढ़ गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। एक क्षण बाद वह इंद्रधनुषी रोशनी में परिवर्तित होकर महल से बाहर उड़ गई। इसके बाद वह एक स्पिरिट बोट पर सवार होकर प्रकाश की एक किरण में बदल गई और ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन की दिशा में आगे बढ़ी। एक पहाड़ी गुफा के अंदर अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके स्वयं का परीक्षण किया। उसने अपने भीतर एक धूसर भयानक आभा देखी। क्या इसे ही आत्मा की छाप कहते हैं? यह न केवल लक्ष्य की मृत्यु के बारे में जादूगर को सूचित कर सकता है, बल्कि लक्ष्य को मरने से पहले अपनी आत्मा को प्रतिशोधी आत्मा में बदलने की भी अनुमति देता है, जिसे जादूगर द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, चाहे हत्यारा कितनी भी दूर भाग जाए। अर्जुन केलोरा ने ग्रे आभा को देखा और खुद से बुदबुदाया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके आभा को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि आभा एक जीवित प्राणी की तरह मुड़ गई और संघर्ष करने लगी तथा उसे खत्म करने के उसके प्रयासों का विरोध करने लगी।
इसके बाद अर्जुन केलोरा ने एक निम्न श्रेणी का शुद्धिकरण ताबीज निकाला और उसे अपने ऊपर सक्रिय कर लिया। एक शुद्ध सफेद प्रकाश उसके शरीर से होकर प्रवाहित हुआ, जिसने धूसर आभा को महसूस किया और तुरंत उसे अपने घेरे में ले लिया। हालांकि शुद्धिकरण शक्ति केवल आभा को दबा सकती है और इसे समाप्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि नकली मूल सच्चे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई आत्मा की छाप इतनी आसानी से नहीं मिटती। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे स्थानापन्न जीवन ताबीज का उपयोग करना पड़ेगा? अर्जुन केलोरा की आंखें सिकुड़ गईं, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ये जानते हुए कि मेंग यीबाई एक नकली सच्चे इंसान का पोता था, उसने उसे मारने की हिम्मत की थी। स्वाभाविक रूप से उसके अपने कारण थे। ये निर्भरता स्थानापन्न जीवन ताबीज थी। प्रतिस्थापन जीवन ताबीज का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को प्रतिस्थापित करने जैसा था, जिससे व्यक्ति मृत्यु से बच सकता था। यह न केवल घातक हमलों से बचाव कर सकता था और शून्य को भेद सकता था, बल्कि यह प्रतिशोधी आत्मा के अभिशाप और आत्मा को बांधने वाले अन्य प्रकार के अभिशापों को भी झेल सकता था। आइए पहले देखें कि इस प्रतिशोध की भावना को दूर करने के और कोई तरीके हैं या नहीं। अन्यथा इस चौथी श्रेणी के स्थानापन्न जीवन ताबीज का उपयोग करना बहुत ही बेकार होगा। अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा। वह अपने जीवन रक्षक ताबीज को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार ये स्थानापन्न जीवन ताबीज उसे नवजात आत्मा साधक का सामना करते समय भी बच निकलने की अनुमति दे सकता था। इसका प्रयोग किसी ऐसे नकली मूल सच्चे व्यक्ति पर करना जो अभी तक पाया भी नहीं गया है, बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा अगर मैं स्थानापन्न जीवन ताबीज का उपयोग करने जा रहा हूं, तो मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि मैं उस नकली कोर सच्चे व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेता। तब तक मैं उनकी उपस्थिति और आभा को याद कर सकूंगा और भाग्य के राक्षसी अभिशाप का उपयोग करके उन्हें उनके रास्ते पर भेज दूंगा और हमेशा के लिए हिसाब चुकता कर दूंगा। भाग्य के राक्षसी अभिशाप के तहत एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति को मारने के लिए 100 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य है कि एक नकली कोर सच्चे व्यक्ति को मारने के लिए कितना जीवनकाल खर्च होगा, 30 साल या 50 साल? अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। यद्यपि नकली कोर सच्चे व्यक्तियों को सच्चे व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन अंततः उन पर नकली लेबल लगा दिया गया। वे स्वयं साधना नहीं करते थे, बल्कि बाह्य वस्तुओं पर निर्भर रहते थे तथा आगे बढ़ने के लिए राक्षसी गोलियों का शोधन करते थे। वास्तविक कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्तियों की तुलना में वे पूरी तरह से एक अलग लीग में थे। वे न केवल ताकत और जीवनकाल की दृष्टि से हीन थे, बल्कि उनका जीवनकाल भी केवल 300 वर्ष का ही था। हालांकि यह अंतिम उपाय है और यदि संभव हो तो मुझे इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न केवल 2 कीमती वस्तुएं बर्बाद होंगी, बल्कि नकली कोर ट्रूपसन को मारने से ब्लू क्लाउड संप्रदाय का ध्यान भी आकर्षित हो सकता है। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, बैठ गए और 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। उन्होंने प्रतिशोध की भावना को परिष्कृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को 7 सितारा तलवार ऊर्जा में बदलने का प्रयास किया। आखिरकार 7 सितारा तलवार ऊर्जा गोली के जहर को भी परिष्कृत कर सकती है, इसलिए शायद यह इस प्रतिशोधी भावना को भी परिष्कृत कर सकती है। ZZZ। अर्जुन केलोरा का शरीर तलवार की ऊर्जा से भर गया था, जो लगभग उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। उसके अंदर की 7 सितारा तलवार ऊर्जा एक सर्प की तरह थी, जो प्रतिशोधी आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी और तेज उग्र ध्वनि कर रही थी। हालांकि प्रतिशोधी आत्मा अत्यंत भयानक थी और 7 सितारा तलवार ऊर्जा से लिपटे होने के बावजूद संघर्ष और मरोड़ जारी रखती थी। एक पल के बाद ये काम कर रहा है। 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक वास्तव में एक वास्तविक स्तर की तकनीक है। यह एक नकली मूल सच्चे व्यक्ति की प्रतिशोधी भावना को भी परिष्कृत करने में सक्षम है। हालांकि शोधन की गति बहुत धीमी है। इस प्रतिशोधी भावना को परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 दिन की आवश्यकता होगी। 2 से 3 दिनों में वह नकली कोर सच्चा व्यक्ति पहले से ही यहां आ सकता है। अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसे याद आया कि पहले निम्न श्रेणी के शुद्धिकरण ताबीज का तामसिक आत्मा पर दमनकारी प्रभाव पड़ा था। उसने एक और निम्न श्रेणी का शुद्धिकरण ताबीज निकाला और उसे अपने ऊपर सक्रिय कर लिया। जैसे ही शुद्धिकरण शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, अर्जुन केलोरा ने अपनी तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। रे आभा को परिष्कृत करने के लिए 7 सितारा तलवार ऊर्जा का उपयोग किया। वास्तव में इस स्थिति में उनकी शोधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब तक शुद्धिकरण ताबीज का प्रभाव गायब हुआ, तब तक अर्जुन केलोरा ने रे आभा का लगभग 10वां हिस्सा परिष्कृत कर लिया था। यदि मेरे पास इस प्रतिशोधी आत्मा को दबाने के लिए उच्च स्तरीय शुद्धिकरण ताबीज होता, तो मैं इसे शीघ्र ही परिष्कृत कर सकता। इस विधि की प्रभावशीलता को देखते हुए अर्जुन केलोरा ने तुरंत अपने भंडारण बैग से उच्च श्रेणी के शुद्धिकरण ताबीज के लिए सामग्री निकाली। उसने ताबीज बनाना शुरू कर दिया तथा तामसिक आत्मा को शीघ्रता से परिष्कृत करने के लिए इसका प्रयोग करने की तैयारी करने लगा। भीषण युद्ध का अनुभव करने के कारण न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्तियां क्षीण हो गई थीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इसलिए अर्जुन केलोरा ने सीधे तौर पर दूसरे क्रम का शीर्ष ग्रेड शुद्धि ताबीज नहीं बनाया।
इसके बजाय उन्होंने पहले अपने स्पर्श को पुनः प्राप्त करने और मन को शांत करने के लिए एक द्वितीय श्रेणी का मध्यम श्रेणी का शुद्धिकरण ताबीज बनाया। एक चौथाई घंटे के बाद अर्जुन केलोरा ने ताबीज की कलम पकड़ी और धीरे धीरे एक मध्यम श्रेणी का शुद्धिकरण ताबीज बनाया तथा उसमें आध्यात्मिक शक्तियां भर दी। ताबीज के कागज से सफेद रोशनी निकली जिससे ताबीज ने आकार ले लिया। इस ताबीज को खत्म करने के बाद अर्जुन केलोरा ने आराम नहीं किया। उन्होंने द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का शुद्धिकरण ताबीज बनाना शुरू किया। इस उच्च श्रेणी के शुद्धिकरण ताबीज को बनाने में अर्जुन केलोरा को लगभग आधा घंटा लगा। ताबीज बनाना इस तरह था। ताबीज का स्तर जितना ऊंचा होता था उसे बनाना उतना ही कठिन और जटिल होता था तथा इसमें उतना ही अधिक समय और आध्यात्मिक शक्तियां खर्च होती थीं। हालांकि अर्जुन केलोरा के पास न केवल दूसरे दर्जे के ताबीज बनाने का कौशल था, उनके पास जुवान युवान मन का भी था, जो एक दूसरा डेंटियन था जिसमें उनकी आध्यात्मिक शक्तियों से 9 गुना अधिक शक्ति संग्रहित थी। इससे उन्हें लगभग अनंत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो गईं और उन्हें खत्म होने की चिंता भी नहीं रही। इसके अलावा हाल ही में वह फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंच गया था और अब कुछ ताबीज बनाने से उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित नहीं होती थी। 2 ताबीज बनाने की भावना के साथ अर्जुन केलोरा ने एक गहरी सांस ली। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने एक उच्च श्रेणी का शुद्धिकरण ताबीज बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में उसके पास उच्चतम श्रेणी का ताबीज सफलतापूर्वक बनाने की 98% संभावना थी, लेकिन उच्च श्रेणी के शुद्धिकरण ताबीज के लिए उसके पास सफलता की केवल 70-80% संभावना थी। उन्होंने ये कहने का साहस नहीं किया कि वे इसे 100% सफलता के साथ चित्रित कर सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने ताबीज वाली कलम पकड़ी और धीरे धीरे चित्र बनाने लगा। उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्तियां द्वितीय श्रेणी के ताबीज कलम के माध्यम से निरंतर प्रवाहित होती रहीं तथा ताबीज कागज पर रहस्यमय ताबीज लेखन कार्य करती रहीं। 1 घंटे बाद अर्जुन केलोरा ने सफलतापूर्वक तैयार किए गए उच्च श्रेणी के शुद्धिकरण ताबीज को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने तुरंत ताबीज उठाया और उसे अपने ऊपर प्रयोग किया। तुरंत ही ताबीज की सफेद रोशनी फूट पड़ी जिससे गुफा में दिन जैसा माहौल दिखाई देने लगा। शुद्धिकरण शक्ति अर्जुन केलोरा के शरीर में प्रवाहित हुई, प्रतिशुद्धि आत्मा को चारों ओर से घेर लिया और उसे परिष्कृत कर दिया। इस प्रक्रिया में तामसिक आत्मा को ताबीज द्वारा सीधे परिष्कृत किया गया। अर्जुन केलोरा को लगा कि जब तक उसके पास 5 या 6 उच्च श्रेणी के शुद्धिकरण ताबीज हैं, वह सीधे तौर पर प्रतिशुद्धि आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अर्जुन केलोरा ने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का प्रसार किया। शुद्धिकरण ताबीज के साथ 7 सितारा तलवार ऊर्जा का उपयोग करके उन्होंने प्रतिशुद्धि आत्मा को परिष्कृत किया। आधे घंटे बाद अर्जुन केलोरा के शरीर में प्रतिशोध की भावना सीधे 80% तक परिष्कृत हो गई। अर्जुन केलोरा ने दूसरे दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले शुद्धिकरण ताबीज को परिष्कृत करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने सीधे उसी दूसरे दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले ताबीज का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने अभी अभी परिष्कृत किया था। उच्च गुणवत्ता वाले ताबीज की सहायता से अर्जुन केलोरा ने शेष तामसिक आत्माओं को सीधे परिष्कृत किया। शोधन के बाद अर्जुन केलोरा ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके शेष द्वितीय श्रेणी के मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धिकरण ताबीजों की पुनः जांच की। जब उन्हें ये पता चला कि उनके शरीर में मौजूद तामसिक आत्माओं का शोधन हो चुका है और अब कोई अन्य समस्या नहीं है, तभी उन्होंने राहत की सांस ली। उसने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े पर नजर डाली जो अभी भी मेंग लीबाई के शव का खून सोख रहा था। चल दर, अर्जुन केलोरा ने इशारा किया और 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम का कीड़ा उसके पास लौट आया। इसके बाद उन्होंने आग का गोला फेंका जिससे मेंग लीबाई की लाश जलकर राख हो गई और गुफा ध्वस्त हो गई। तभी उसने 100 मील अदृश्यता ताबीज निकाला और जल्दी से वहां से चला गया। सैकड़ों मील भागने के बाद अर्जुन केलोरा अंततः आराम करने के लिए रुके। उसने 2 गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया जिससे उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई। फिर उसने मेंग लीबाई के भंडारण बैग को साफ करना शुरू कर दिया ताकि यह पता चल सके कि उसने क्या लूट लिया है। तलवार साधक के पास बस इतना ही है, एक उड़ती हुई तलवार और एक भाग्य तलवार के मनके के अलावा केवल एक कछुए के खोल वाला जादुई हथियार है और कोई अन्य जादुई हथियार नहीं है। अर्जुन केलोरा ने भंडारण बैग में देखा और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे मोटे तौर पर देखा। उन्होंने पाया कि अंदर कोई जादुई हथियार नहीं थे, केवल आत्मा पत्थर, आध्यात्मिक दवाएं और विभिन्न गोलियां थीं। उसने तुरंत ही आत्मिक पत्थर, आत्मिक औषधियां और बहुमूल्य सामग्री अलग रख दी। उसने एक दवा की शीशी उठाई, उसकी खुशबू सूंघी और सिर हिलाया। हाँ, यह एक पोषण की गोली होनी चाहिए और ये साथ है, बुरी नहीं है। यह एक सामंजस्यपूर्ण गोली होनी चाहिए। अर्जुन केलोरा ने एक एक करके गोलियों की पहचान की। तभी अर्जुन केलोरा ने एक चीनी मिट्टी की बोतल खोली, उसके अंदर रखी गोली को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत गोली अपनी हथेली पर डाली और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। ये वास्तव में एक फाउंडेशन स्थापना गोली है। उसके पास फाउंडेशन स्थापना गोली कैसे थी? अर्जुन केलोरा ने फाउंडेशन स्थापना गोली को कुछ आश्चर्य और उत्साह के साथ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेंग लीबाई के पास एक फाउंडेशन स्थापना गोली होगी।
वह लू मियाओगे के लिए एक वास्तविक फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार लू मियाओगे की प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन फाउंडेशन स्थापना गोली के बिना उसके लिए फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। इसलिए उन्होंने लू मियाओगे के क्यूई शोधन के पूरा होने के बाद 3 महान अमर शहरों का दौरा करने की योजना बनाई थी, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह किसी चैनल या नीलामी के माध्यम से फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त कर सकते हैं। किसने सोचा होगा कि वह अप्रत्याशित रूप से मेंग यीबाई से फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त करेगा। और यह एक वास्तविक फाउंडेशन स्थापना गोली थी, न कि कोई घटिया संस्करण। अब जब मेरे पास फाउंडेशन स्थापना गोली, 3 यांग गोली और फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तु है, तो मियाओगे की फाउंडेशन स्थापना स्थिर होनी चाहिए। अर्जुन केलोरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि मेंग यीबाई को फाउंडेशन स्थापना की गोली कहां से मिली। वह उस दयालु व्यक्ति के उपहार के लिए आभारी था। उन्होंने फाउंडेशन स्थापना गोली को एक तरफ रख दिया और समय आने पर उसे लू मियाओगे को देने की तैयारी करने लगे। आखिरकार वह उनकी एकमात्र पत्नी थी जिन्हें फाउंडेशन स्थापना स्तर तक पहुंचने का मौका मिला। यदि वह उसकी मदद कर सकता तो स्वाभाविक रूप से करता। लू मियाओयुन, क्व झेनझेन और लू मियाओहुआन के विपरीत, जिनकी वह चाहकर भी मदद नहीं कर सका। भंडारण बैग को साफ करने के बाद अर्जुन केलोरा ने आध्यात्मिक पालतू बैग खोला। उसने तुरंत ही अंदर एक सुनहरे बालों वाला हथेली के आकार का प्यारा हैमस्टर जैसा प्राणी देखा। एक हैमस्टर। अर्जुन केलोरा उस मनमोहक सुनहरे हैमस्टर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो उन भयंकर राक्षसी जानवरों से भिन्न था जिन्हें वह आमतौर पर साधना जगत में देखता था। अचानक ऐसे हानि रहित प्यारे जीव को देखकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या ये पृथ्वी आत्मा चूहा है? अर्जुन केलोरा ने सुनहरे हैमस्टर को देखा और तुरंत समझ गया कि यह निम्न श्रेणी का राक्षसी जानवर पृथ्वी आत्मा चूहा था, जिसका उल्लेख मेंग यीबाई ने किया था। यह वह प्राणी था जिसने उसकी आभा को पहचान लिया था और उसके छद्मवेश को पहचान लिया था। अर्जुन केलोरा ने स्टोरेज बैग से जानवर नियंत्रण टोकन निकाला। फिर उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके स्वर्णिम हैमस्टर को आध्यात्मिक पालतू थैले से मुक्त कर दिया। चीख चीख। छोटा हैमस्टर प्रकट हुआ, अर्जुन केलोरा को देखा और भयभीत भाव दिखाया। यद्यपि इस राक्षसी जानवर का वंश निम्न श्रेणी का था, लेकिन इसकी मुख्य क्षमता इसकी सूंघने की शक्ति थी, जिसका उपयोग खजाने की खोज के लिए किया जाता था। ये लड़ाई में अच्छा नहीं था और बहुत डरपोक था। अब केवल अंतिम चरण की क्यूई शोधन साधना के साथ ये स्वाभाविक रूप से अर्जुन केलोरा एक फाउंडेशन स्थापना साधक से भयभीत था। इसके अलावा अर्जुन केलोरा के पास जानवर को नियंत्रित करने वाला टोकन था, जो उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था। मैं आधी जिंदगी भटकता रहा हूं और मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मुझे कभी कोई बुद्धिमान गुरु नहीं मिला। अब जब मैं किसी से मिला हूं तो मैं आपको अपना गुरु मानने को तैयार हूं। सुनहरे हैमस्टर ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, दोनों पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से झुकने का इशारा किया। इसने पशु नियंत्रण टोकन के माध्यम से एक मानसिक संचार भी भेजा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन केलोरा ने मानसिक संचार प्राप्त किया और आश्चर्य से छोटे हैमस्टर को देखा। उसने यह आशा नहीं की थी कि इस राक्षसी जानवर में इतनी बुद्धि होगी। अपने स्वयं के 6 पंख वाले स्वर्ण रेशम कीट के विपरीत, जो एक स्वर्गीय श्रेणी का रक्तवंशीय कीट था, जिसमें कोई बुद्धि नहीं थी और जो केवल मारना जानता था, ये वास्तव में बहुत बड़ी लूट है। अर्जुन केलोरा मुस्कुराया, हैमस्टर को उठाया और उसे धीरे से सहलाया। सुनहरा फर रेशम की तरह चिकना था और छूने में बहुत आरामदायक लग रहा था। इस पृथ्वी आत्मा चूहे की सूंघने की क्षमता बेहद तेज है, जो गुप्त लोकों और प्राचीन खंडहरों की खोज के लिए बहुत उपयोगी है। इस राक्षसी जानवर का होना बहुत मददगार होगा। बहुत बुरी बात है कि मैं आमतौर पर साइड क्वेस्ट पर नहीं जाता। अर्जुन केलोरा ने हैमस्टर को देखा और अपनी जीभ चटकाए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि यह व्यर्थ है। ये खजाना खोजने वाला चूहा परिवार के लिए बहुत मूल्यवान था। इसके अलावा उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी और वह भविष्य में इसे कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेच सकता था। लेकिन यह अंडा किस राक्षसी जानवर का है? अर्जुन केलोरा ने हैमस्टर को आध्यात्मिक पालतू बैग में वापस रख दिया। फिर उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके एक हल्के नीले रंग का तरबूज के आकार का अंडा निकाला। जब उसने पहले आध्यात्मिक पालतू जानवर के बैग की जांच की तो उसने देखा कि पृथ्वी आत्मा चूहे के अलावा अंदर एक पालतू जानवर का अंडा भी था। लेकिन अंडे का स्वरूप देखकर वह पहचान नहीं सका कि यह किस राक्षसी जानवर का है। यह एक साधारण राक्षसी जानवर का अंडा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह दूसरी पीढ़ी के साधक के आध्यात्मिक पालतू थैले से है। अर्जुन केलोरा ने अंडे को पकड़ा और ध्यान से उसकी जांच की। वह देख सकता था कि अंदर एक सामान्य जीवन की आभा थी, लेकिन उसे बाहर आने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने अंडे को आध्यात्मिक पालतू थैले में वापस रख दिया और बाद में इस पर शोध करने की योजना बनाई। हालांकि मुझे केवल 6,000 स्पिरिट स्टोन ही मिले और कोई अन्य जादुई हथियार नहीं, लेकिन ताबीज, फाउंडेशन स्थापना गोली, पृथ्वी आत्मा चूहा और इस पालतू अंडे के साथ यह अभी भी एक महान फसल है। अर्जुन केलोरा ने युद्ध की लूट का मोटे तौर पर हिसाब लगाया।
वहां 51 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, 1372 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, आध्यात्मिक औषधियां सामग्री और लगभग 4000-5000 स्पिरिट स्टोन की गोलियां थीं। फिर वहां थे ताबीज, सुनहरी उड़ान तलवार, भाग्य तलवार, मनका उड़ान शटल, फाउंडेशन स्थापना गोली, पृथ्वी आत्मा चूहा और पालतू अंडा। कुछ घंटों के बाद ऊपर से नीचे उतरते हुए आकाश में प्रकाश की एक चमक फैल गई। ये बाई जरूर यहाँ गिर गया होगा। यह एक वृद्ध महिला थी जो आध्यात्मिक नाव पर खड़ी थी। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी और वह आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। ये बाई एक तलवार साधक था जो उसी स्तर पर बेजोड़ था और मैंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक नीला जेड रूलर तावीज भी दिया था। अगर उसका सामना किसी अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना साधक से भी होता तो भी वह बच सकता था। लेकिन न केवल वह यहाँ गिर गया, बल्कि उसके शरीर में मैंने जो आत्मा की छाप छोड़ी थी वह भी गायब हो गई है। क्या ये हो सकता है कि जिसने मेरे पोते को मारा वह एक नकली और सच्चा व्यक्ति है? वृद्ध महिला का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखें केंद्रित नहीं रहीं और वह मन ही मन बुदबुदाए। वह शेष बची आभा से केवल यही अनुमान लगा सकती थी कि उसके पोते की मृत्यु यहीं हुई थी, लेकिन वह विशिष्ट परिस्थितियों का पता नहीं लगा सकी। वह आत्मा की छाप, प्रतिशोधी भावना को महसूस नहीं कर सकी, जिससे उसे एहसास हुआ कि जिसने उसके पोते को मार डाला वह बिल्कुल भी सरल नहीं था। यह बहुत संभवतः नकली कोर कल्टीवेटर था। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह नकली कोर कल्टीवेटर नहीं होना चाहिए। यदि यह एक नकली कोर साधक होता तो यह इतने सारे अवशिष्ट मार्शल आर्ट आभा नहीं छोड़ता। इसके अलावा उसका पोता, चाहे कितना भी लापरवाह और अभिमानी क्यों न हो, कभी भी किसी नकली कोर सच्चे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि यह एक फाउंडेशन स्थापना साधक है। बूढ़ी औरत का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि यदि किसी फाउंडेशन स्थापना साधक ने उसके पोते को मार डाला है और प्रतिशोध की भावना को दूर कर दिया है, तो इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी असाधारण था। हो सकता है कि कोई नकली कोर सच्चा व्यक्ति हो या यहाँ तक कि कोई कोर फॉर्मेशन सच्चा व्यक्ति भी उनका समर्थन कर रहा हो। अन्यथा प्रतिद्वंद्वी उसके पोते को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। अफसोस, मैंने ये बाई से कई बार कहा है, अति आत्मविश्वास पतन की ओर ले जाता है। साहसी टूट जाएगा, तेज धीमा हो जाएगा। तलवार की नोक उसके म्यान में है। तलवार का मार्ग विकसित करना केवल तीक्ष्णता की खोज करना नहीं है। बूढ़ी महिला ने अपने हाथ पीछे की ओर बांध लिए, एक गहरी सांस ली और अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। इस समय उसके दिल में क्रोध और घृणा के बावजूद उसके पास गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा यह अनुमान लगाने पर कि उसके पोते को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह और भी अधिक सतर्क हो गई। आखिरकार उसके पास जीवन के कुछ ही दशक शेष थे। पूरा परिवार सब कुछ एक साथ रखने के लिए उस पर निर्भर था। अब चूंकि परिवार का भावी आधार स्तंभ मेंग यीबाई की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसे सब कुछ एक साथ बनाए रखना था और परिवार की निरंतरता सुनिश्चित करनी थी। यीबाई शहर में मुख्य निरीक्षक के रूप में सेवा कर रहा था। वह अचानक यहाँ किसी के साथ झगड़ा कैसे कर सकता है? वृद्ध महिला का दिल धड़क उठा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह अभी भी अपने पोते की स्थिति पर विचार कर रही थी। यद्यपि वह सतर्क थी, फिर भी वह हार नहीं मान सकती थी और अपने पोते के बदले की कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तुरंत ही बूढ़ी महिला ने अपनी स्पिरिट बोट को नियंत्रित किया और ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन की ओर उड़ चली। उसने ये पता लगाने की योजना बनाई कि उसका पोता शहर क्यों छोड़कर चला गया और किसी से झगड़ा क्यों कर बैठा। ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन पहुंचने के बाद मेन सेनिन ने अपने पोते मेंग यीबाई की हाल की स्थिति और शहर में हुई किसी भी उल्लेखनीय घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते उसे आसानी से वह जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। कुछ ही समय में उन्हें अपने पोते की स्थिति और शहर में हाल की घटनाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई। जानकारी के बीच उन्होंने एक विशेष समाचार को उत्सुकता से उठाया। जियाओ जियायू ने ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन में एक फाउंडेशन स्थापित करने का प्रयास किया था और इस प्रयास में वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी भी था जो उसके साथ एक ही घर में रहता था। ये जानने पर मेन सेनिन को एहसास हुआ कि उसके पोते की हाल की गतिविधियां इस घटना से जुड़ी हो सकती हैं। वह अपने पोते के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी और जियाओ जियायू के प्रति उसकी भावनाओं से अवगत थी। शुरू में उसे उम्मीद थी कि उसका पोता जियाओ जियू के साथ रोमांटिक रिश्ता बनाने में सक्षम होगा। अगर उसके पोते को पता चलता कि जियो शिवे ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन में एक फाउंडेशन स्थापित करने आए हैं, तो वह शायद उसे बधाई देने जरूर जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जियो शिवे किसी और आदमी के साथ रह रही है, तो वह शायद ईर्ष्या करेगा और उस आदमी के प्रति जानलेवा इरादे भी पाल लेगा। जियो जियुए मेन सेनिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह घटना किसी तरह से जियो शियायू से जुड़ी हुई थी। ये रास्ता वापस जियाओ जियायू तक ले गया। हालांकि वह जानती थी कि यह घटना जियो जियू से संबंधित थी, फिर भी उसने जियो जियू से इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। एक बात तो तय थी, यह मामला उसके पक्ष में नहीं था। वह आदमी जो जियाओ शियायू के साथ रह सकता था और एक आधार स्थापित करने का प्रयास कर सकता था, यह कोई मामूली बात नहीं थी, भले ही वे रोमांटिक रूप से शामिल न हो।
इस स्थिति में उसके पोते की ईर्ष्या उसे परेशानी का कारण बनेगी और अंततः उसका स्वयं का पतन होगा। अगर वह जियो शियू से भिड़ती तो इससे और अधिक परेशानी ही पैदा होती। जहां तक जियो शियुए की बात है, वो उससे नहीं डरती थी। हालांकि जियो शियुए की एक विशेष पृष्ठभूमि थी, वह कोर फॉर्मेशन मास्टर युन वानशान का शिष्य था। एक सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद वह परी कयुन को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आखिरकार परी कयुन एक सच्ची कोर फॉर्मेशन गुरु थी और अपने शिष्यों की खासतौर पर रक्षा करती थी। पिछले साल उसने जियो शियुए के कारण रेड सन पीक के खिलाफ अपनी तलवार भी खींच ली थी। मेन सेनिन उसे उकसाना नहीं चाहता था। यदि परी कयुन को इस घटना के बारे में पता चल गया तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। ये संभावना थी कि परी कयुन अपनी तलवार से उस पर हमला करेगी और मेन सेनिन को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा उसे पता चला कि जो व्यक्ति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में घुसा था, संभवतः उसी ने उसके पोते की हत्या की थी। ये संभव है कि वे एक सम्मानित व्यक्ति थे, संभवतः कोर फॉर्मेशन मास्टर भी। अन्यथा जो व्यक्ति अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा है, उसके लिए अपने पोते के लिए एक जोड़ी बनाना असंभव होगा, उसे मारना तो दूर की बात है। हाय। पूरी स्थिति पर विचार करने के बाद मेन सेनिन ने गहरी सांस छोड़ी। एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ वह अपनी आत्मा नाव पर सवार हुई और ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन को छोड़कर ब्लू क्लाउड संप्रदाय में वापस आ गई। उसने अगला समय एकांत में बिताने की योजना बनाई तथा अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। इस बीच अर्जुन केलोरा स्टील के पंखों वाले बाज पर सवार होकर मेंग हीबाई की तलवार से परिष्कृत की गई सुनहरी उड़ती तलवार से खेल रहा था। यह उड़ती तलवार सचमुच मेरे लिए लाल लबादे वाले युवक के आध्यात्मिक हथियारों से ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास एक धात्विक शरीर है जो मुझे इस उड़ती तलवार के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करता है। अगर मुझे सचमुच उपयुक्त उड़ने वाली तलवार चाहिए तो मुझे एक कलाकृति शोधन मास्टर से यिन, यांग और 5 तत्वों की विशेषताओं वाली तलवार बनाने के लिए कहना होगा। अर्जुन केलोरा को अच्छी तरह पता था कि अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए उसे एक उड़ने वाली तलवार की आवश्यकता थी जो उसके अनुकूल हो। हालांकि ऐसी तलवार प्राप्त करना कठिन था, चाहे खरीदकर या हत्या और लूटपाट करके। साधना जगत में अधिकांश उड़ने वाली तलवारों में एकल या दोहरी विशेषताएं होती थीं, तथा सभी 5 तत्वों वाली तलवार मिलना दुर्लभ था। उसे एक कलाकृति शोधन मास्टर से उसके लिए एक कलाकृति बनाने के लिए कहना होगा। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरे पास किसी से इसे बनवाने के लिए कहने के लिए संसाधन नहीं हो जाते। अर्जुन केलोरा ने उड़ती हुई तलवार को दूर रख दिया और मन ही मन सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह उड़ती तलवार एक संक्रमणकालीन आध्यात्मिक हथियार मात्र थी। फाउंडेशन स्थापना चरण में उनका सच्चा आध्यात्मिक हथियार 7 सितारा हृदय लैंप था। एक बार जब वह इसे बना लेगा तो उसकी शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाएगी। जहां तक उड़ने वाली तलवार का सवाल है, वह तब तक इंतजार करेगा जब तक वह कोर फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच जाता। तब वह 7 स्टॉस ग्रेट फ्रीडम स्वॉर्ड तकनीक के तीसरे चरण का उपयोग कर सकता है, जिसमें 7 स्टॉस स्टेलर स्वॉर्ड नामक जादुई खजानों का एक सेट शामिल है। इन जादुई खजानों को 7 अलग अलग विशेषताओं वाली तलवारों में परिष्कृत किया जा सकता था, जो 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देती। वह 64 तलवार छायाएं भी बना सकता था और 7 सितारा तारकीय तलवार सरणी स्थापित कर सकता था। एक बार जब उन्होंने इस तलवार संयोजन में महारत हासिल कर ली तो एक शुरुआती कोर फॉर्मेशन साधक के रूप में भी वह आसानी से मध्य अवस्था वाले कोर फॉर्मेशन साधकों को और यहां तक कि अंतिम अवस्था वाले साधकों को भी मार सकते थे। हालांकि मैं अभी भी उस मुकाम तक पहुंचने से बहुत दूर हूं। मैं अभी सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में हूं और वे जादुई खजाने अभी भी मेरे लिए बहुत दूर हैं। अर्जुन केलोरा ने इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपना सिर हिलाया। उसने एक जेड नक्शा निकाला, उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी और अपनी वर्तमान स्थिति देखी। वह किंगजू पर्वत से अभी भी 2 दिन दूर था। हालांकि मैंने प्रतिशोध की भावना को परिष्कृत कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेंग हीबाई के बुजुर्ग के पास मुझे खोजने के लिए अन्य साधन है या नहीं। इसलिए सुरक्षा के लिए मैं कुछ देर बाहर घूमूंगा और किंगजू पर्वत पर वापस नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। अर्जुन केलोरा ने नक्शे को देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेंग हीबाई के बड़े उसे ढूंढ न सके, आधे महीने तक आसपास के इलाके पर नजर रखने का फैसला किया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इससे किंगजू पर्वत और होनवे शहर के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अफसोस, मुझे बाहर जाते समय अभी भी अधिक सावधान रहना चाहिए। साधारण साधकों को मारना एक बात है, लेकिन मेंग हीबाई जैसी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को मारना बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अर्जुन केलोरा ने आह भरी और घर लौटने के बाद एकांत में धन कमाने और साधना पर ध्यान केंद्रित करने का मन बना लिया। वह मेंग हीबाई जैसे और लोगों से नहीं मिलना चाहता था जो उसके परिवार के लिए मुसीबत बन सकते थे। उसे अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ज्यादा ध्यान देना था ताकि वे बड़े होकर मुसीबत न बने। जैसे ही अर्जुन केलोरा आराम करने के लिए जगह ढूंढने वाला था, उसने अपने माथे में हल्का सा कंपन महसूस किया। पीच ब्लॉसम गू ने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है और दूसरे परिवर्तन में अपग्रेड हो गया है। अगले ही पल अर्जुन केलोरा को समझ आ गया कि क्या हो रहा है।
यह उसका अपना पीच ब्लॉसम गू था जो उन्नत हुआ था। यह पीच ब्लॉसम गू बहुत पहले ही प्रथम परिवर्तन के शिखर पर पहुंच चुका था। हालांकि उसकी सीमित साधना के कारण वह दूसरे रूपांतरण में अपग्रेड करने में असमर्थ था। जैसे ही उसने फाउंडेशन की स्थापना को तोड़ा, उसके माथे पर पीच ब्लॉसम गू का रूपांतरण और उन्नयन शुरू हो गया। अब 1 महीने के बाद पीच ब्लॉसम गू ने भी अपना परिवर्तन पूरा कर लिया था और सफलतापूर्वक दूसरे परिवर्तन तक उन्नत हो गया था। पीच ब्लॉसम गू को द्वितीय परिवर्तन में अपग्रेड करने से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। इससे केवल मूल 3 प्रभाव ही बढ़े। इससे उनका रोमांटिक भाग्य और भी समृद्ध हो गया। पीच ब्लॉसम गू ने उसके आकर्षण और आभा को बेहतर बनाया, जिससे वह विपरीत लिंग के लिए अधिक आकर्षक बन गया। और सक्रिय प्रभाव 5 तत्वों आड़ू फूल अभिशाप भी बढ़ाया गया था। पीच ब्लॉसम गू अपग्रेड हो गया है और मेरा रोमांटिक लक फिर से बढ़ गया है। मुझे अब कम बाहर जाना चाहिए, वरना कौन जाने दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मुझे रोमांटिक किस्मत का सामना करना पड़ जाए। अर्जुन केलोरा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, हंसा और फिर दूर स्थित एक बड़े पहाड़ की ओर चल पड़ा। उन्होंने वहां आधे महीने तक रुकने की योजना बनाई। वह देखना चाहता था कि क्या मेंगीबाई के नकली असली लोग उसे ढूंढ पाएंगे। यदि वे ऐसा करते तो वह भाग्य के राक्षसी अभिशाप से बचने और उसे समाप्त करने के लिए ताबीज का उपयोग करता। यदि वे ऐसा न करें तो और भी अच्छा होगा। दूसरी ओर जियो शियू ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन में सच्चे व्यक्तियों से मिलने के बाद भी नहीं रुका और सीधे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में लौट आया। जैसे ही वह संप्रदाय में वापस लौटी, वह इंद्रधनुष शिखर की ओर दौड़ी। वह सबसे ऊपर स्थित भव्य महल में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात उसके स्वामी से हुई। जैसे ही वह भव्य हॉल में पहुंची, जियो शियू ने सीढ़ियों पर एक महिला को खड़ा देखा, जो रंग बिरंगे बादलों जैसे वस्त्र पहने हुए थी। उसके बाल बादलों जैसे जुड़े में बंधे हुए थे और उसका चेहरा किसी स्वर्गीय देवी जैसा सुंदर था। यह उसका स्वामी युन वानशांग था। यह स्पष्ट था कि उसके मालिक को पता था कि वह वापस आ गई है और वह उसका इंतजार कर रहा था। मालिक। जियो शियायू ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। तुमने मुझे निराश नहीं किया जियो। युन वानशांग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने शिष्य की ओर देखा। वह पहले ही ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन के सच्चे व्यक्तियों के माध्यम से जियो शियू की सफल फाउंडेशन स्थापना के बारे में जान चुकी थी। वह ये भी जानती थी कि जियो शियायू ने अकेले फाउंडेशन की स्थापना हासिल नहीं की थी। उसने सुना था कि जियो शियू और अर्जुन केलोरा ने एक साथ फाउंडेशन स्थापना में प्रवेश किया था। ये समाचार सुनने के बाद उन्हें मिश्रित भावनाएं महसूस हुई, जिनमें सहजता और जटिलता दोनों थी। ये सांत्वना शियाओ शियू की सफल फाउंडेशन स्थापना से आई, जिसका अर्थ था कि उसने अपनी भावनात्मक कठिनाइयों पर काबू पा लिया था और एक आदर्श फाउंडेशन हासिल कर लिया था। हालांकि जटिलता जियाओ जियुए के अर्जुन केलोरा के साथ संबंधों के कारण थी। हालांकि उसने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन ये जानकर कि अर्जुन केलोरा और जियो शियू ने एक साथ फाउंडेशन स्थापना हासिल की थी, वह अभी भी असहज महसूस कर रही थी। यह अर्जुन केलोरा के साथ उसके संबंध के पूर्ण विच्छेद का प्रतिनिधित्व करता था। अर्जुन केलोरा की फाउंडेशन स्थापना के बारे में जानने पर उसके दिल में एक अज्ञात चिंता की भावना महसूस हुई। वह चिंतित थी कि अर्जुन केलोरा जेड पेंडेंट को सक्रिय कर देगा और उससे संपर्क करेगा। आखिरकार उसने अर्जुन केलोरा से कहा था कि अगर वह फाउंडेशन स्थापना हासिल कर लेता है तो वह उसे एक अवसर देगी। लेकिन अब जब अर्जुन केलोरा और जियो शियुए के बीच संबंध थे और उन्होंने वह कदम उठाया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। सौभाग्य से जेड पेंडेंट चुप रहा। हालांकि इससे वह दुखी भी हुई। यद्यपि उसने अर्जुन केलोरा द्वारा जेड पेंडेंट को सक्रिय करने पर कोई प्रतिक्रिया न देने का मन बना लिया था, लेकिन पेंडेंट को सक्रिय किए बिना फाउंडेशन स्थापना में अर्जुन केलोरा की सफलता ने उसे काफी अप्रसन्न कर दिया। वह अर्जुन केलोरा से पूछना चाहती थी कि उसका क्या मतलब था। क्या वह उस पर नजर रख रहा था? एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति के रूप में उसने उसे एक सर्वोच्च अवसर दिया था और वह ये भी नहीं जानता था कि इसे कैसे संजोया जाए। मास्टर, मैंने आपको फिर से निराश किया है, जियो शियू ने अपने होंठ भींचते हुए कहा। युन वानशांग ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया। फिर उसने जियाओ जियू को ध्यान से देखा। तुरंत उसने देखा कि जियो जियुए की आभा बंद थी। जियो शियुए की गुरु के रूप में वह जानती थी कि उसके शिष्य की नींव गहन चंद्र यिन दाओ आधार पर आधारित थी। यह आधार काफी अच्छा था, जिसका जियो जियुए की काया के साथ मजबूत और सामंजस्यपूर्ण संबंध था। हालांकि जियो जियुए की वर्तमान आभा एक आदर्श दाओ आधार जैसी नहीं थी। उसने तुरंत जियो शियुए का हाथ पकड़ लिया, जो जैड की तरह सफेद था, ताकि उसकी स्थिति की जांच कर सके। उसने देखा कि जियो शियुए के डेंटियन में जैड जैसे उत्तम दाव प्लेटफॉर्म पर एक स्पष्ट और दृश्यमान दरार थी। यह युन वानशांग अचंभित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरा शिष्य सफलतापूर्वक उनकी फाउंडेशन स्थापित कर लेगा। यद्यपि उन्होंने गहन चंद्र यिन दाओ आधार को संघनित कर दिया है, फिर भी इसमें एक दोष है। शियुए, ऐसा क्यों हो रहा है? यू वानशांग ने जियो जियुए से पूछा। यद्यपि उन्होंने सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इसका अध्ययन किया था। वह जानती थी कि यह तकनीक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बहुत महत्व देती है।
अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके लिए अपना फाउंडेशन स्थापित करना मुश्किल होगा। दोषपूर्ण आधार के साथ एक सफल फाउंडेशन की स्थापना असंभव है। इसके अलावा एक आदर्श दांव आधार को संघनित करना तथा फिर भी एक दोषपूर्ण आधार का होना एक ऐसी स्थिति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मास्टर, जब मैंने फाउंडेशन स्थापना में सफलता प्राप्त की तो अंततः मुझे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के पहले चरण का सही अर्थ समझ में आया। बादल हृदयहीन है और चंद्रमा हृदयहीन है। बादल और चंद्रमा एक दूसरे को काटते हैं, बादल चंद्रमा को घेरे रहते हैं, चंद्रमा बादलों पर चमकता है। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं फिर भी अलग हैं। एक शांत और स्थिर है, दूसरा अलौकिक और अप्रत्याशित है। दोनों ही हृदयहीन है। यह बादल हृदयहीन है और चंद्रमा हृदयहीन है। मैंने शुरू से ही गलती की जिसके कारण मेरा यिन और यांग संतुलन से बाहर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक दोषपूर्ण आधार के साथ एक सफल फाउंडेशन स्थापना हुई। जियो शियुए ने धीरे धीरे अपनी स्थिति और सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की समझ को अपने गुरु को समझाया। क्लाउड हृदयहीन है और मून हृदयहीन है। युन वानशांग ने प्रभावित होकर आह भरी। उसने शुरू में जियाओ शियू को सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के बारे में बताया था, बादल और चांद के आपस में गुथे होने के महत्व पर जोर देते हुए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस गुंथन का मतलब होगा कोई इच्छा या भावनाएं न होना। उसके लिए इस तकनीक का मूल्यांकन करना कठिन था। उसने सिर हिलाया और कहा, शियुए, चिंता मत करो, एक दोषपूर्ण दांव आधार अपरिवर्तनीय नहीं है। मैं तुम्हारा स्वामी होने के नाते कई दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों के बारे में जानता हूं जिनसे एक दांव अड्डे की मरम्मत की जा सकती है। मैं बाद में उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। युन वानशांग ने यह बात जियाओ शियुए की गुरु होने के नाते जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कही। उनके विचार से जियाओ शियुए की साधना में हुई गलतियां और दोषपूर्ण दांव आधार भी उनके अपने मार्गदर्शन से संबंधित थे। प्रारंभ में उसने जियो जियू को स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दिया था और उसके अपने निर्देशों ने जियो जियू को भटका दिया था। गुरुजी, इस गलती से भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जियो जियुए ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसका ठंडा और शांत चेहरा नर्म हो गया। युन वानशांग ने अपनी शिष्या की ओर देखा, थोड़ा अचंभित। उसे जियाओ शियायू के शब्दों का मतलब समझ नहीं आया और जियाओ शियायू को इस तरह मुस्कुराते हुए देखे हुए उसे बहुत समय हो गया था। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की साधना करने के बाद जियो शियू की अभिव्यक्ति अपने गुरु के सामने पहले जैसी ठंडी और शांत नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया था, लेकिन उतना नहीं जितना अब था। इससे युन वानशांग को एहसास हुआ कि उनके शिष्य ने उनके फाउंडेशन की स्थापना के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। मास्टर, हालांकि मेरी फाउंडेशन स्थापना त्रुटिपूर्ण थी, इसने मुझे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का सही अर्थ समझने में मदद की, जियो शियुए ने कहा। मैंने दूसरे चरण का अर्थ भी समझ लिया। बादलों में भावनाएं होती हैं, चंद्रमा में भावनाएं होती हैं। यदि मैं इस चरण को पूर्णता तक विकसित कर सकूं, तो मैं अपने दांव आधार की मरम्मत स्वयं कर सकूंगा। जियो शियुए ने खुलकर बात की, ये जानते हुए कि वह अपने स्वामी युन वानशांग से इस तथ्य को नहीं छिपा सकती कि उसका दांव आधार दोषपूर्ण था। हालांकि ये तथ्य कि अर्जुन केलोरर अपने दावबेस की मरम्मत कर सकता था बहुत ही आश्चर्यजनक था, इसलिए उसने इसे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का श्रेय देने का फैसला किया। भविष्य में यदि उसका दांव आधार पूर्णता तक बहाल हो गया या उसमें और भी सुधार हुआ तो उसके पास इसे समझाने का एक कारण होगा। इसके अलावा वह अर्जुन केलोरर के साथ अपनी साधना जारी रखना चाहती थी और इसके लिए उसे अपने गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता थी। यह न केवल साधना का विषय था, बल्कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय में एक शिष्य की नींव स्थापना के बाद संप्रदाय उनके लिए कार्यों की व्यवस्था भी करता था। यहाँ तक कि एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति की शिष्या के रूप में भी उसे अपनी स्थिति की रिपोर्ट करने और इन कार्यों से अस्थायी रूप से बचने के लिए अपने गुरु की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। बादलों में भावनाएं होती हैं, चंद्रमा में भी भावनाएं होती हैं और मैं अपने दावबेस की मरम्मत स्वयं कर सकता हूँ। युन वानशांग ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और उसकी नजर में सर्वोच्च विस्मृति तकनीक और भी रहस्यमय और गहन हो गई। उसने सोचा कि क्या उसने जियो शियू को यह तकनीक चुनने देकर कोई गलती की है। आखिरकार जियो शियुए के शब्दों के माध्यम से यहाँ तक कि उसके जैसा एक कोर फॉर्मेशन सच्चा व्यक्ति भी इस तकनीक का सही अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ सका और इसकी साधना की कठिनाई अकल्पनीय थी। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के दूसरे चरण के बारे में मेरी समझ के अनुसार बादलों में भावनाएं होती हैं, चंद्रमा में भावनाएं होती हैं, जियो शियुए ने आगे कहा। चांद बादलों के साथ और भी ज्यादा चमकीला और दीप्तिमान हो जाता है और चांद से प्रकाशित बादल और भी जीवंत और निश्चिंत हो जाते हैं। धरती पर रहने वालों के लिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और नीले आकाश और सफेद बादलों जैसा एक सुंदर दृश्य रचते हैं। जियो शियुए ने धीरे धीरे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के दूसरे चरण के बारे में अपनी समझ को समझाया। पहला चरण किसी भी इच्छा या भावना को न रखने के बारे में है, जो व्यक्ति को सर्वोच्च विस्मृति के इरादे से अपना आधार स्थापित करने की अनुमति देता है। हालांकि दूसरा चरण व्यक्ति को परम विस्मृति की स्थिति में भावनाओं को अनुभव करने की अनुमति देता है। युन वानशांग एक कोर फॉर्मेशन की सच्ची साधिका होने के नाते सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की कुछ समझ पहले से ही रखती थी। अब अपनी शिष्या के शब्दों को सुनने के बाद उन्हें अंततः इस तकनीक का अर्थ और सूक्ष्मताएं समझ में आ गईं। ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उसे लगा कि सर्वोच्च विस्मृति तकनीक और भी गहन और रहस्यमय है, जिससे इसे समझना मुश्किल हो जाता है।
यह ऐसा था जैसे कोई पहाड़ देख रहा हो, पहाड़ न देख रहा हो और फिर पहाड़ ही देख रहा हो। शिवे, क्या तुम अर्जुन केलोरा की मदद से साधना जारी रखोगी? युन वानशांग ने अपने शिष्य के शब्दों के पीछे का कारण समझते हुए पूछा। जियो शिवे न केवल अपने गुरु को रिपोर्ट कर रही थी बल्कि अपने साधना पथ के बारे में भी बता रही थी। कृपया स्वीकृति दें गुरुजी, जियो शियायू ने झुककर कहा। युन वानशांग ने कुछ नहीं कहा और अपनी शिष्या की ओर देखा। उसने अर्जुन केलोरा के साथ स्थिति को पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं उसका शिष्य उसके साथ और उलझ न जाए। वह सोच रही थी कि क्या उसका शिष्य सचमुच परम विस्मृति की अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा साधना जगत में व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करना पड़ता है। जियो शियायू ने सूर्य और चंद्रमा दाओ फाउंडेशन के साथ खेती और जीवन रक्षा की दयालुता का भुगतान किया। यदि वह उसके साथ खेती करना जारी रखती तो वह अपना कर्ज कैसे चुकाती और इसके क्या परिणाम होते? दोनों की आंखें मिल गईं और युन वानशांग ने अंततः सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, मुझे यह मंजूर है, उसने जियाओ जियायू को एक टोकन देते हुए कहा। ये टोकन लो और अपनी साधना प्रगति को अभिलेख कार्यालय में दर्ज कराओ। फिर तुम संप्रदाय के कार्यों से बच सकते हो। गुरु आपका धन्यवाद, जियो शियायू ने झुककर कहा। शिवे, सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का दूसरा चरण है। बादलों में भावनाएं होती हैं, चंद्रमा में भावनाएं होती हैं, लेकिन तीसरा चरण है भावनाओं के बिना बादल, भावनाओं के बिना चंद्रमा, जो कि सच्ची सर्वोच्च विस्मृति है। युन वानशांग ने कहा। जियो शिवे के शब्दों को सुनने के बाद तकनीक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई। कृपया चिंता न करें गुरुजी, जियो शियायू ने अपने मालिक की चिंताओं को समझते हुए एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। अब तो सब ठीक लग रहा है। पहाड़ की चोटी पर अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली, एक हल्की आह भरी और अपने हाथ में 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को पीसकर पाउडर बना दिया। वह इस पर्वत पर आधे महीने से अधिक समय से रह रहा था। इस दौरान भोजन देने आए कुछ जंगली जानवरों को छोड़कर कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। तो अर्जुन केलोरा जाने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार यदि दूसरे पक्ष के पास साधन होते तो उसे ढूंढने के लिए आधा महीना पर्याप्त समय होता। यह तथ्य कि इतने लंबे समय तक कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया था, इसका अर्थ था कि सब कुछ ठीक था। गुफा से बाहर निकलते समय अर्जुन केलोरा ने अपने इस्पात पंख वाले बाज को उड़ान भरने के लिए तैयार छोड़ दिया। तभी उसने पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव देखा, जहां से आग की लपटें आसमान में उठ रही थीं। यहाँ क्या हो रहा है? डाकू! अर्जुन केलोरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वह गौर से देख रहा था, उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये देखकर उसे अपने स्टील पंख वाले बाज की याद आई और वह जांच करने के लिए प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। यद्यपि वह दूसरों के मामलों में दखल देने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये स्थिति डाकुओं द्वारा गांव पर हमला करने, आग लगाने और हत्या करने जैसी लग रही थी। उसने ऐसी बातें बचपन में सुनी थी, उसके बाद उसे उनकी यादें ताजा हुई। अब जब उसका सामना इस समस्या से हो चुका है तो वह इसमें मदद भी कर सकता है। आखिरकार एक इंसान के रूप में उनके पास बुनियादी नैतिकताएं थी। वह सिर्फ इसलिए अहंकारी नहीं हो जाएगा और आम लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं करेगा क्योंकि उसने कुछ वर्षों तक साधना की है। फुश! अर्जुन केलोरा प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और तेजी से गांव की ओर उड़ चला। इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, उसने काले कपड़े पहने घुड़सवार डाकुओं के एक समूह को ग्रामीणों का कत्लेआम करते देखा और चीख पुकार से वातावरण गूंज रहा था। घोड़ा डाकू! अर्जुन केलोरा की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। घुड़सवार डाकू साधारण पहाड़ी डाकुओं से भी अधिक घृणित थे। उनके पास घोड़े थे जिससे वे बिना किसी निशान के आते जाते रहते थे। यही कारण है कि साधारण पहाड़ी डाकू जाने से पहले आसपास के गांवों को केवल थोड़ी देर के लिए लूटते थे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। लेकिन घुड़सवार डाकू अलग थे और उनके हमले पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। गांवों में नरसंहार आम बात थी। तुम निर्दोष लोगों की हत्या करने की हिम्मत करोगे, तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन केलोरा ने हवा में जोर से चिल्लाया। उनकी आवाज उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रवर्धित होकर ढोल की थाप की तरह गूंज उठी और पूरे गांव में गूंज उठी। अरे नहीं, ये तो कल्टीवेटर है। सब लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। एक लंबा, मांसल, भयंकर दिखने वाला आदमी जिसकी एक आंख गायब थी, 9 अंगूठी वाली तलवार पकड़े हुए, कानफोड़ू आवाज से भयभीत हो गया और जोर से चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक सफेद जंगली तलवार सीधे उसकी ओर उड़ी। अगले ही पल धप! आदमी का सिर उड़ गया और खून चारों तरफ फैल गया। अन्य घुड़सवार डाकू जो अभी भी जल रहे थे और मार रहे थे, अर्जुन केलोरा की चीख सुनकर भी भयभीत हो गए। वे घबरा गए और सभी दिशाओं में भाग गए जैसे कुत्ते अपना घर खो चुके हों। यह एक कल्टीवेटर है, यह एक कल्टीवेटर है। मैंने अपने दादाजी को इसके बारे में पहले भी बात करते सुना है। किंवदंती है कि साधक हवा के साथ उड़ सकते हैं। यह एक साधक ही है जो हमें बचाने आया है। वाह, किसान हमें बचा रहा है। शेष ग्रामीण जिन्होंने अर्जुन केलोरा की चीख सुनी थी, डूबते हुए लोगों की तरह जीवन रेखा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे हवा में अर्जुन केलोरा की ओर देखते रहे, चिल्लाते रहे और घुटनों के बल झुककर आराधना करने लगे।
फफ फफ फफ। अर्जुन केलोरा एक लहराता हुआ सफेद लबादा पहने हवा में सीधा खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी सफेद जंगली उड़ती तलवार किसी अजगर की तरह नाच रही थी। उसकी तलवार की आभा चारों ओर फैल रही थी और एक घुड़सवार डाकू का सिर काट रही थी। घोड़ा डाकू, जो क्रूर और दबंग थे, बिना किसी दया के ग्रामीणों को मार रहे थे, अब अर्जुन केलोरा की उड़ती तलवार के नीचे वध होने की प्रतीक्षा कर रहे मुर्गियों की तरह थे। हम रक्त मेघ चोर यह नहीं जानते थे कि एक साधक वहां से गुजर रहा है। हम वहां से जाने और दया की भीख मांगने को तैयार हैं। दया, हे दया। घुड़सवार डाकुओं को पता था कि वे किसान की क्षमताओं का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में दया की भीख मांगी। लेकिन अर्जुन केलोरा ने कोई दया नहीं दिखाई। यदि वह वहां से न गुजरा होता तो कौन जानता है कि रक्त बादल चोर कितने लोगों को मार डालते। कम से कम ये गांव तो बर्बाद हो गया होता। ग्रामीणों ने अर्जुन केलोरा को घोड़ा डाकुओं को मारते हुए देखा। उनमें उत्साह और भय का मिश्रण था। उनके सिर में झुंझुनी हो रही थी। यद्यपि घोड़े डाकू 1000 बार मरने के लायक थे, अर्जुन केलोरा का भावशून्य चेहरा, उसका शांत और संयमित आचरण और उसकी तलवार का फसल काटने वाली दरांती की तरह उठना और गिरना, एक एक करके घोड़ा डाकुओं को मारना, अभी भी उन्हें चौंका रहा था। वे इस कृषक के प्रति सम्मान और भय दोनों महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन केलोरा ने लगभग सभी घुड़सवार डाकुओं को मार डाला। गांव में जलती हुई लिपटों को देखकर उसने फिर हाथ हिलाया। तुरंत ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति तूफान की तरह फैल गई और भड़की हुई आग को बुझा दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ घायल ग्रामीणों के इलाज में मदद की। धन्यवाद साधक, धन्यवाद महान साधक, धन्यवाद किसान। मैं, एक बूढ़ा आदमी, आपकी कृपा का बदला जरूर चुकाऊंगा। धन्यवाद महान साधक। मैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने हेतु अपने घर में एक मंदिर बनवाऊंगा। गांव वालों ने घुटनों के बल बैठकर अर्जुन केलोरा का धन्यवाद किया और प्रत्येक ने अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त किया। वे जानते थे कि वे अर्जुन केलोरा का ऋण नहीं चुका सकते, इसलिए वे केवल सरलतम तरीके से ही अपनी प्रशंसा व्यक्त कर सकते थे। हाय! अर्जुन केलोरा ने जले हुए घरों और लाशों को देखकर आह भरी। उसका दिल भावनाओं से भारी था। इतने वर्षों तक साधना करने और अनेक चीजों का अनुभव करने के बाद भी उनका हृदय अभी भी ऐसे दृश्यों से प्रभावित था। चाहे वह साधना जगत हो या नश्वर जगत, सबसे नीचे रहने वालों को हमेशा सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इससे वह एक बार फिर इस बात के लिए आभारी हो गए कि उन्हें खेती करने और इस मुकाम तक पहुंचने का अवसर मिला। जैसे ही अर्जुन केलोरा ने लोगों को बचाने का काम पूरा किया और जाने वाला था, उसने देखा कि लोगों की भीड़ में एक छोटी लड़की उसके सामने घुटने टेक रही थी। लड़की लगभग 10 साल की थी। उसका चेहरा गंदा था और उसने फटा हुआ ग्रे रंग का लबादा पहना हुआ था। हालांकि इस छोटी लड़की से अर्जुन केलोरा को अप्रत्याशित रूप से एक अजीब, असामान्य आकर्षण महसूस हुआ। इस अकथनीय भावना ने अर्जुन केलोरा के दिल की धड़कन बढ़ा दी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था और जिसमें आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना थी, अर्जुन केलोरा को विश्वास नहीं था कि वह एक छोटी लड़की के बारे में विचार करेगा। विशेषकर इस जैसी गंदी छोटी लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं। इस छोटी लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। अर्जुन केलोरा ने छोटी लड़की की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने तुरंत देखा कि उसके फटे हुए भूरे वस्त्र के नीचे, उसकी गर्दन और कलाइयों पर कुछ सफेद, मछली के शल्क जैसे शल्क उग रहे थे। आधा राक्षस। तराजू को देखते ही अर्जुन केलोरा की भौहें उठ गईं। हालांकि उन्हें उस छोटी लड़की में किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति का आभास नहीं हुआ। उन्होंने छोटी लड़की की अधिक बारीकी से जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक नेत्र तकनीक का प्रयोग किया। जब अर्जुन केलोरा ने छोटी लड़की को देखा तो उसने उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धुंधली आभा देखी, जो ये दर्शाती थी कि उसके पास एक आत्मा जड़ थी। जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने मन ही मन सोचा। इस समय अर्जुन केलोरा को और भी अधिक एहसास हुआ कि इस छोटी लड़की को कोई समस्या थी। हाल ही में फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश करने के बाद वह अपने नश्वर शरीर से ऊपर उठ चुका था और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां उन्नत हो गई थीं। अपनी आध्यात्मिक नेत्र तकनीक का उपयोग किए बिना भी वह ये पता लगाने में सक्षम हो गया था कि किसी के पास आध्यात्मिक जड़ है या नहीं। हालांकि इससे पहले उन्हें उस छोटी बच्ची में कुछ भी असामान्य नहीं लगा था। अपनी आध्यात्मिक नेत्र तकनीक का उपयोग करने के बाद ही उन्हें पता चला कि उसके पास एक आत्मा जड़ है। क्या ये किसी विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट हो सकती है? अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। छोटी लड़की ने अर्जुन केलोरा की निगाहों को भांप लिया और डर के मारे पीछे हट गई। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। एक ग्रामीण ने कहा, यह निश्चित रूप से वह राक्षस है जो हमारे गांव में आपदा लेकर आया है। वह एक बदकिस्मत है, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। इस राक्षस के कारण ही हमारा गांव दुर्भाग्य से ग्रस्त है। कृपया अमर, हमारे लिए इस राक्षस को खत्म करो। कई ग्रामीणों ने भी यही भावना व्यक्त की। ये शब्द सुनकर छोटी लड़की डर से कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मत रो छोटी बच्ची, मत रो। भूरे बाल और भूरे वस्त्र वाली एक बूढ़ी औरत ने छोटी लड़की को दिलासा दिया। लेकिन तभी एक अन्य ग्रामीण बोला, जाओ, ये राक्षस एक अपशकुन है और यह इसलिए है क्योंकि आपने इसे अपने साथ ले लिया था, इसलिए आपके बेटे और बहू शहर की अपनी यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे।
इन शब्दों से वृद्धा का शरीर अकड़ गया। इस छोटी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? अर्जुन केलोरा ने शांति से पूछा। उसकी नजरें छोटी बच्ची पर टिकी थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता पा रहा था कि वह क्या है। जब उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी तो ऐसा लगा कि गांव में हर कोई जानता था कि यह छोटी लड़की समस्याग्रस्त है। अमर, ये राक्षस जूएर की बेटी है, ग्रामीणों में से एक ने समझाया। जूएर हमारे गांव में एक प्रसिद्ध शिकारी था, लेकिन इस राक्षस को जन्म देने के बाद उसका जीवन बदतर हो गया। पहले उसकी पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई और फिर जूएर खुद एक शिकार यात्रा के दौरान गायब हो गया। झाओ को उस पर दया आ गई और उसने उसे गोद ले लिया, लेकिन जब वह 7-8 साल की हुई तो उसके शरीर पर सांप के जैसे शल्क उगने लगे। वह एक राक्षस के अलावा और क्या हो सकती थी। और झाओ द्वारा उसे अपने साथ ले जाने के बाद उसका बेटा और बहू शहर में काम करने चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। अब हमारा गांव डाकुओं से त्रस्त है और यह सब इस अपशकुन के कारण है। कई ग्रामीणों ने कहा। आपदा सितारा राक्षस। अर्जुन केलोरा इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि लड़की वास्तव में असामान्य थी, लेकिन जहां तक आपदा स्टार होने की बात है, अर्जुन केलोरा इस बात से सहमत नहीं थे। इस युग में विशेषकर गरीब परिवारों के लिए बच्चे पैदा करना एक बड़ा जोखिम था। शिकार करने के लिए पहाड़ों में जाना और गांव के बाहर काम करना भी जोखिम भरा था। तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अर्जुन केलोरा ने छोटी लड़की से कोमल स्वर में पूछा। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की साधारण नहीं थी और उसमें कुछ समस्याएं थीं। चूंकि गांव में उसे रखने की क्षमता नहीं थी, इसलिए बेहतर होगा कि उसे अपने यहाँ ले लिया जाए और खुद ही उसका पालन पोषण किया जाए। वह जानना चाहता था कि इस छोटी लड़की के साथ क्या हो रहा है। क्या वह किसी विशेष शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुई थी या फिर उसकी स्थिति क्या थी? छोटी लड़की अर्जुन केलोरा की बातों से अचंभित रह गई। अपने सामने खड़े युवक से उसे एक गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह एक आभा और एक भावना थी जो उसे करीब आने के लिए प्रेरित करती थी, उसके दिल को अच्छी भावनाओं से भर देती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह डरते हुए अपने बगल में बैठी अपनी दादी की ओर देखने लगी। अमर, वह एक अच्छी लड़की है, राक्षस नहीं, दादी झाओ ने कहा, ये सोचकर कि अर्जुन केलोरा राक्षस को खत्म करना चाहता था। वह जानती थी कि छोटी लड़की को कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद वह छोटी लड़की को अपनी पोती की तरह मानने लगी थी। वह न केवल आज्ञाकारी और मददगार थी, बल्कि वह खेती का काम करने, कपड़े धोने और खाना पकाने में भी पहल करती थी। जब भी अन्य बच्चे उसे परेशान करते तो वह चुपचाप सहन कर लेती और अपनी दादी को नहीं बताती, जिससे उसका दिल दुखता था। जहां तक उसके बेटे और बहू का सवाल है, हालांकि वह उनके जाने से दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि हर साल कुछ ग्रामीण शहर में काम करने के लिए चले जाते थे और कुछ कभी वापस नहीं आते थे। इसलिए उसने पूरी तरह से बच्चे को दोषी नहीं ठहराया। हे, मुझे लगता है कि इस बच्ची का आध्यात्मिक लगाव है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाने की सोच रहा हूँ, अर्जुन केलोरा ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। आध्यात्मिक आत्मीयता? क्या इस राक्षस लड़की का आध्यात्मिक लगाव है? अमर, आप गलत हो गए हैं, ग्रामीणों ने आश्चर्य से कहा, उनकी आवाज ईर्ष्या से भरी हुई थी। लड़की, जल्दी करो और अमर को जवाब दो। दादी झाओ ने जब सुना कि छोटी लड़की का आध्यात्मिक लगाव है तो उन्होंने जल्दी से छोटी लड़की से अर्जुन केलोरा को जवाब देने का आग्रह किया। मैं एक राक्षस हूँ, छोटी लड़की ने धीमी आवाज में कहा। वह अर्जुन केलोरा के साथ जाने के लिए अनिच्छुक नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वह एक राक्षस है और वह मुसीबत लाएगी, जिससे वह हिचकिचा रही थी। मैंने पहले भी कहा था, तुम कोई राक्षस नहीं हो। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अर्जुन केलोरा ने फिर पूछा। मैं अमर के साथ जाने को तैयार हूँ, छोटी लड़की ने अपनी दादी की ओर देखते हुए कहा, जो उसे जवाब देने के लिए कह रही थी। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अर्जुन केलोरा की ओर उम्मीद भरी निगाहों और थोड़ी कांपती आवाज में देखा। अमर, क्या आप मेरी दादी को भी हमारे साथ ले जा सकते हैं? कोई बात नहीं, पितृभक्ति सराहनीय है, बेशक मैं कर सकता हूँ, अर्जुन केलोरा मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटी लड़की उसके साथ जाने को तैयार थी और एक बूढ़ी औरत को साथ ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह वैसे भी छोटी लड़की को किंजू पर्वत पर ले जाने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह पहले उसे रुई क्षेत्र में बसाना चाहता था। धन्यवाद अमर, छोटी लड़की ने आश्चर्य से कहा। धन्यवाद अमर, उसने दोहराया, उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। आखिरकार वह अपनी दादी को पीछे छोड़ने के बारे में चिंतित थी। दादी झाओ भी बहुत खुश और आभारी थी। उसके पति का निधन हो चुका था और उसका बेटा और बहू कभी वापस नहीं आए थे, लेकिन अब अमर के साथ जाने का यह अवसर पाकर वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। चूंकि मामला ऐसा ही है तो चलिए, अर्जुन केलोरा ने कहा। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी आस्तीन के एक झटके से एक आध्यात्मिक नाव प्रकट हो गई। उसके पास 2 आध्यात्मिक नावें थीं, लेकिन वह उनका उपयोग बहुत कम करता था क्योंकि वे स्पष्ट दिखाई देने वाली और व्यर्थ आत्मा पत्थर थीं। इसके अलावा वे चोरी की वस्तुएं थीं, इसलिए वह उनका अक्सर उपयोग नहीं करता था।
अब 2 और लोगों के साथ स्टील पंख वाले ईगल का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसके बजाय आध्यात्मिक नाव का उपयोग किया। अपनी आस्तीन लहराते हुए वे दोनों नाव पर तैर गए। जैसे ही ग्रामीणों ने उन्हें विदाई दी, अर्जुन केलोरा ने आध्यात्मिक नाव को चलाया और यह आकाश में उड़ गई तथा प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित होकर रुई क्षेत्र की ओर उड़ गई। इस समय अर्जुन केलोरा को महसूस हुआ कि पीच ब्लॉसम गुरु ने एक रोमांटिक भाग्य आभा प्राप्त कर ली है। इसका मतलब ये था कि इस छोटी लड़की को अपने साथ रखने से उसे रोमांटिक भाग्य भी मिलेगा। ये भी रोमांटिक भाग्य है, ये वास्तव में हास्यास्पद है। क्या ये रहस्यमय भाग्य है जिसे समझना कठिन है? मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे रोमांटिक किस्मत मिली, जिसके कारण मुझे आधे महीने तक इस पहाड़ पर आराम करने का मौका मिला और अचानक ऐसी घटना घटी और इस छोटी लड़की से मुलाकात हुई। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। जब से उसने पीच ब्लॉसम गू प्राप्त किया था, अर्जुन केलोरा जब भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करता तो वह सोचता कि क्या ये पीच ब्लॉसम गू रोमांटिक भाग्य से संबंधित है। अब पीच ब्लॉसम गू के रोमांटिक लक को देखकर उसे यकीन हो गया कि यह वास्तव में रोमांटिक लक था। विशेषकर अभी यदि उसे उस छोटी लड़की की ओर से एक अजीब आकर्षण महसूस न हुआ होता तो वह उस पर ध्यान ही न देता। अर्जुन केलोरा ने अपने बगल में बैठी डरपोक छोटी लड़की की ओर देखा और धीरे से पूछा, छोटी, तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया है ना? छोटी लड़की ने जवाब दिया, मुझे बस छोटी लड़की कहा जाता है। उसका कोई नाम नहीं है, उसे बस लिटिल गर्ल कहा जाता है, झाओ बाओजू ने सावधानी से कहा। कोई नाम नहीं? अर्जुन केलोरा ये सुनकर अचंभित रह गया। उन्होंने याद करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों को अक्सर एक अस्थायी नाम दिया जाता था और औपचारिक नाम उन्हें जीवन में बाद में ही मिलता था। कई लड़कियों का तो कोई अस्थायी नाम भी नहीं होता था। चूंकि ऐसा ही है तो मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, कैसा रहेगा? अर्जुन केलोरा ने छोटी बच्ची को देखकर मुस्कुराया। छोटी बच्ची, जल्दी करो और तुम्हें नाम देने के लिए अमर को धन्यवाद दो, झाओ बाओजू ने छोटी बच्ची से आग्रह किया। धन्यवाद अमर, छोटी लड़की ने कहा, उसका चेहरा आशा से चमक रहा था। गांव के बाकी बच्चों के तो नाम थे पर उसका कभी कोई नाम नहीं था। कभी कभी वह भी नाम की इच्छा रखती थी। अब से तुम्हें बायलिंग कहा जाएगा। सफेद रंग में बाय और आत्मा में लिंग कैसा रहेगा? अर्जुन केलोरा ने छोटी बच्ची की कलाई पर सफेद तराजू को देखते हुए कहा। बायलिंग, छोटी बच्ची, अब से तुम्हें बायलिंग कहा जाएगा। क्या तुम अमर का शुक्रिया अदा नहीं करती? झाओ बाओजू ने छोटी बच्ची से फिर कहा। धन्यवाद अमर, छोटी लड़की ने अपना नया नाम 2 बार दोहराते हुए कहा। उसका चेहरा खुशी से भर गया। अर्जुन केलोरा ने हंसते हुए अपनी आस्तीन लहराई और एक हल्की हवा बह गई। फुश! बायलिंग का चेहरा जैद की तरह सफेद था, मानो किसी साफ झरने से धुलकर साफ हो गया हो। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे, उसकी पुतलियां साफ साफ काली और सफेद थीं। उसकी त्वचा खास तौर पर सफेद और चिकनी थी, मानो कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। हालांकि उसने अभी भी वही फटे हुए भूरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रही थी। अब वह गांव की लड़की जैसी नहीं थी। अमर, बायलिंग ने उसके हाथों को देखते हुए और फिर उसके लाल हो चुके गालों को छूते हुए कहा। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। जब वह 7 साल की थी तो उसके शरीर पर पपड़ीदार त्वचा उगने लगी और उसने पाया कि उसकी त्वचा तेजी से गोरी और चिकनी होती जा रही है। उसका रूप भी लगातार सुंदर होता जा रहा था। लेकिन उसकी दादी कहती थी कि ये अच्छा नहीं है और वो हमेशा उसे कीचड़ से ढक देती थी। अब जब कीचड़ हट गया था और उसका असली रूप सामने आ गया था तो वो थोड़ी असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। झाओ बाओजू भी इस दृश्य को देखकर हैरान थी। उसे हमेशा से पता था कि बायलिंग खूबसूरत है, खासकर उसकी त्वचा जो किसी गांव की लड़की से बिल्कुल अलग थी, बल्कि किसी शहरी लड़की से भी बेहतर थी। इसलिए वह हमेशा अपने चेहरे पर मिट्टी लगाती थी। परिणामस्वरूप वह बायलिंग की प्राकृतिक सुंदरता को लगभग भूल ही गई थी। अब उसे इस तरह देखकर वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन केलोरा ने उसे पसंद किया था। चिंता मत करो, अब से तुम्हें मेरे सामने ढकने की जरूरत नहीं है, अर्जुन केलोरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो अभी छोटी बच्ची ही थी, पर सुंदर दिखने की चाहत तो हर किसी में होती है। उसे भी शायद हर वक्त अपने चेहरे पर कीचड़ लगा रहना पसंद नहीं था। हाँ, मैं अमर की बात सुनूंगी, बायलिंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसकी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जैसा कि अर्जुन केलोरा ने अंदाजा लगाया था, उसे हर रोज अपने चेहरे पर कीचड़ लगना पसंद नहीं था। कौन सी लड़की सुंदरता से प्यार नहीं करती? इस समय अर्जुन केलोरा ने अपने स्टोरेज बैग को थपथपाया और अचानक कई उत्तम और सुंदर पोशाकें प्रकट हुई। तुम्हें कौन सा पसंद है? अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ब्लू क्लाउड मार्केट टाउन में रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों के लिए आध्यात्मिक वस्त्रों के कई दर्जन सेट खरीदे थे। अब जब उन्होंने इस प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया है तो आध्यात्मिक वस्त्रों के सेट के मामले में कंजूसी नहीं करेंगे। वह उसे खूबसूरत कपड़े पहनाना चाहते थे। इसके अलावा चूंकि यह व्यक्ति मेरे साथ है तो क्या मुझे उसे कुछ लाभ नहीं देना चाहिए? अमर, क्या ये मेरे लिए है? बायलिंग ने अपने सामने रंगीन, उत्तम और सुंदर पोशाकों को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बचपन से उसने इतने सुंदर कपड़े कभी नहीं देखे थे।
वह समझ नहीं पा रही थी कि उनका वर्णन कैसे करे और उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। अमर, तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। छोटी उम्र से ही दादी झाओ के अलावा वह उनके प्रति इतना दयालु होने वाला पहला व्यक्ति था। मिलने के तुरंत बाद उसने न केवल उसे एक नाम दिया बल्कि उसे एक बहुत ही कीमती और सुंदर पोशाक भी दी, जिसे स्वीकार करने में उसे चक्कर आ गया और शर्मिंदगी महसूस हुई। आप मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। अर्जुन केलोरा ने ये सुना और अपने बालों को सहलाते हुए मुस्कुराए। फिर उसने कोमल स्वर में कहा, अब से मुझे बस भाई कहो। भाई। बायलिंग ने ये सुना और वह अचंभित रह गई। उसके दिल में एक अकथनीय धड़कन महसूस हुई। फिर उसने अपने होंठ भींच लिए, थोड़ा शर्माते हुए पुकारा, भैया। हाँ बढ़िया, तो फिर एक चुन लो। अर्जुन केलोरा ने ये सुना और अपने बालों को फिर से बिखेरते हुए हंस पड़ी। बायलिंग ने चारों ओर देखा और अंततः एक सफेद पोशाक चुनी, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी साफ और सुंदर पोशाक नहीं पहनी थी। भाई ने यह भी कहा कि अब से उसे गंदे और अस्त व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए वह हर समय साफ और सुव्यवस्थित रहना चाहती है। दादी झाओ, जो एक तरफ खड़ी थी, भी भावनाओं में उफान महसूस कर रही थी और बच्चे के भविष्य को लेकर खुश थी। अर्जुन केलोरा को एहसास हुआ कि बायलिंग और झाओ बाओजू ने अभी अभी एक बड़ी उथल पुथल का अनुभव किया था और वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए वह सीधे रुई क्षेत्र की ओर नहीं गए। यहाँ से रुई क्षेत्र तक की यात्रा में लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे, जो 2 सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन था। उन्होंने आराम करने के लिए एक शहर ढूंढा और दोनों ने आराम किया और अच्छा खाना खाया। झाओ बाओजू की मदद से बायलिंग ने एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक पहन ली, जिस पर एक दिव्य पैटर्न था। उसके काले काले बाल 2 पोनीटेल में बंधे थे, जिससे वह किसी प्यारी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी। भाई, उसने अर्जुन केलोरा के पास आते हुए डरपोक और कमजोर सी आवाज में कहा, और अपने नए कपड़े दिखाते हुए उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। हालांकि वह अभी भी बहुत घबराई हुई थी। उसके छोटे हाथ उसकी पोशाक के किनारे को पकड़े हुए थे, जिससे वह एक डरी हुई छोटी खरगोश की तरह लग रही थी, जिससे दया की भावना पैदा हो रही थी। छोटी लिंगर बहुत प्यारी है, अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने बायलिंग के डरपोक और कमजोर व्यवहार को देखा। उसने उसके छोटे से सिर को सहलाया, जिससे उसके छोटे से चेहरे पर खुशी और आनंद भरी मुस्कान आ गई। चलो खाना खाते हैं, उसने कहा, और फिर बायलिंग का हाथ पकड़कर उसे खाने के लिए ले गया। तभी अर्जुन केलोरा ने बायलिंग की कलाई पर तराजू देखा और उन्हें ध्यान से जांचा। जब बायलिंग ने अर्जुन केलोरा को अपनी कलाई पर लगे शल्कों को देखते देखा, तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे करके कलाई ढक ली। उसका छोटा शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने कहा, भाई, मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। अर्जुन केलोरा ने छोटी लड़की के भयभीत और चिंतित भाव को देखा। उसकी आवाज में आंसू थे और वह भरने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि वर्षों से इन तराजुओं के कारण छोटी लड़की का उपहास किया गया था और उसे बहिष्कृत किया गया था, जिससे वह इस पहलू के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गई थी और यह एक अनुकूलित प्रतिक्रिया बन गई थी। वह धीरे से नीचे बैठा और लड़की के डरे हुए और आत्महीन चेहरे को देखा। ध्यान से उसकी आस्तीन उठाकर सफेद सांप के शल्कों को देखा। इससे कोई कैसे डर सकता है? ये शल्क बहुत सुंदर हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। बोलते हुए उसकी हथेली ने हल्के से उसके बालों के छिलके सहलाए। सफेद छिलके उसकी गोरी त्वचा के साथ इतने घुल मिल गए थे कि जब तक कोई ध्यान से न देखे उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। स्पर्श करने पर तराजू थोड़ा ठंडा महसूस हुआ, लेकिन असुविधाजनक नहीं था और बहुत चिकना था। छोटी लड़की, जो डर और चिंता से भरी हुई थी, उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। जब से उसके शरीर पर शल्क उगाए थे, उसकी दादी भी उससे डरती थी। बाद में गांव के एक लड़के ने उसकी बांह पर शल्क देखकर उसे राक्षसी कहा, जिससे गांव वालों को भी लगा कि वह राक्षस है। उसने चाकू से शल्कों को काटने के बारे में भी सोचा था, लेकिन हर बार ऐसा करने पर घाव से बहुत अधिक खून बहता था और कुछ ही देर बाद शल्क फिर से उगाते थे और कोई निशान भी नहीं छोड़ते थे। जब उसकी दादी ने उसे सांत्वना दी, तब जाकर उसने धीरे धीरे तराजू को स्वीकार किया। लेकिन ये तराजू अभी भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे और वह आमतौर पर उन्हें कपड़ों से ढक लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें देखे। अर्जुन केलोरा पहली व्यक्ति थी जिन्होंने कहा कि ये तराजू, जिन्हें देखकर उन्हें आत्मचेतना और डर महसूस होता था, बहुत सुंदर थे। इस समय छोटी लड़की के डरपोक और कमजोर दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसकी काली और सफेद आंखें आड़ू के फूलों की तरह आंसुओं से भरी हुई थीं और उसने अर्जुन केलोरा को डरपोक और कमजोर भाव से देखते हुए कहा, भाई, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि वे डरावने हैं? अर्जुन केलोरा ने बायलिंग की काली और सफेद आंखों को देखा और एक पल के लिए उसे मंत्रमुग्धता और आकर्षण का आभास हुआ। इससे उसका दिल दहल गया और वह लगभग अपना संयम खो बैठा। यदि उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से कई बार यह पुष्टि नहीं की होती कि दूसरी पार्टी एक साधारण छोटी लड़की है, तो अर्जुन केलोरा ने सोचा होगा कि वह किसी प्रकार का जादू कर रही है। हालांकि यह आकर्षण पल भर में गायब हो गया। काली और सफेद आंखें केवल दयनीय और कमजोर अभिव्यक्ति दर्शाती थीं।
अभी तो वह आकर्षण एक भ्रम सा लग रहा था, मानो उसका अस्तित्व ही न हो। ये डरावना कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है, अर्जुन केलोरा ने धीरे और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। वह इस स्थिति से और भी अधिक आश्चर्यचकित था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह, एक फाउंडेशन स्थापना साधक, उसके सामने लगभग अपना संयम खो बैठा था। वह बहुत देर तक उसकी ओर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि छोटी बच्ची अभी भी अपने आप को ढाल नहीं पाई है। उसने बायलिंग की आस्तीन नीचे खींची और फिर उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लिंग ट्रक, इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो कि दूसरे क्या सोचते हैं। भाई ने कहा कि यह सुंदर है तो ये सुंदर है, ठीक है। अर्जुन केलोरा के कोमल शब्दों को सुनकर बायलिंग वसंत की गर्मी में डूबी हुई प्रतीत हुई और उसका दिल शांत और शांतिपूर्ण महसूस कर रहा था। उसने जोर से सिर हिलाया। चलो खाना खाते हैं, अर्जुन केलोरा ने छोटी लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा। कमरे के बाहर झाओ बाओजू ने यह दृश्य देखा और राहत महसूस की। वह नहीं जानती थी कि अमर ने बायलिंग में क्या देखा था। क्या वह बायलिंग की स्थिति से घृणा नहीं करेगा? लेकिन इस समय उसे लगा कि बायलिंग के शरीर पर तराजू कोई बुरी चीज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अमर उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद वे तीनों खाना खाने के लिए एक निजी कमरे में चले गए। स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज के सामने बायलिंग और झाओ बाओजू दोनों दंग रह गए और थोड़ा अजीब लग रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन केलोरा ने उन्हें खुलकर खाने दिया, उनसे बातचीत की और कुछ चीजों के बारे में पूछा। उनकी बातचीत के माध्यम से अर्जुन केलोरा को भी बायलिंग की स्थिति की सामान्य समझ प्राप्त हुई। इस वर्ष वह 11 वर्ष की हो गई। उन्होंने 2 वर्ष की आयु में अपनी मां और 5 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद बायलिंग को झाओ बाओजू ने अपने साथ ले लिया। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में बायलिंग को पता चला कि उसकी कलाई पर शल्क उग रहे हैं। बाद में उसकी गर्दन, कंधों और पैरों पर भी शल्क उगाए। इन सफेद शल्कों ने उसे बहुत चिंतित और भयभीत कर दिया। हालांकि इन शल्कों से उसके शरीर में कोई असामान्यता उत्पन्न नहीं हुई। इसके विपरीत उन्होंने उसकी त्वचा को अधिक गोरा और नाजुक बना दिया तथा उसकी शारीरिक शक्ति उसके साथियों की तुलना में बहुत अधिक हो गई। 7 साल की उम्र। अर्जुन केलोरा का दिल धड़क उठा जब उसने यह उम्र सुनी। साधना जगत में बच्चे लगभग 5 या 6 वर्ष की आयु में ही अपने आत्मिक मूल का पता लगा सकते हैं। आत्मा शरीर अधिक जटिल था और कुछ लोग इसके साथ पैदा हुए थे, जबकि अन्य लोग आत्मा मूल के समान थे। कुछ लोगों में आत्मिक शरीर तब तक जागृत नहीं होता जब तक कि वे 40 या 50 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते या उन्हें किसी विशेष ट्रिगर की आवश्यकता नहीं होती। ये समझ में आता है कि 7 वर्षीय बच्चे का आत्मिक शरीर जागृत हो गया, जिसके कारण तराजू बढ़ने लगे। हालांकि अर्जुन केलोरा ने भी आत्मा शरीर के बारे में कई किताबें पढ़ी थीं और बायलिंग जैसे मामले के बारे में कभी नहीं सुना था। खेती की दुनिया विशाल और अप्रत्याशित है। उसके पास न केवल एक आकर्षण है जो मुझे प्रभावित कर सकता है, बल्कि वह अपनी आत्मा जड़ को भी छिपा सकती है, जो बिल्कुल आसान नहीं है। अर्जुन केलोरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिलहाल उसकी देखभाल करने का फैसला किया। वह बाद में उसे खेती करना सिखाएगा। खाने के बाद अर्जुन केलोरा ने देखा कि बायलिंग की भूख बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि एक वयस्क से भी ज्यादा। इस समय बायलिंग ने यह भी देखा कि अर्जुन केलोरा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन मेज पहले से ही बचे हुए खाने से भर चुकी थी और उसका छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अमर, लड़की की भूख भी सामान्य से ज्यादा है। ये दुख की बात है कि वह मेरे पीछे आते हुए पेट भर खाना नहीं खा सकी। झाओ बाओजू ने बात की। कोई बात नहीं, खाना मिल पाना एक वरदान है और लिंग एर और भी खा सकता है, और अगर यह पर्याप्त न हो तो हम और ऑर्डर कर सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने अपना हाथ हिलाया और बायलिंग की ओर मुस्कुराया। छोटी बच्ची इस समय तेजी से विकास की अवस्था में थी और अधिक खाना खा पाना निश्चित रूप से अच्छी बात थी। फिर उसने झाओ बाओजू की ओर देखा और कहा, झाओ बाओजू, अब तुम्हें मुझे अमर कहने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मुझे बस पुराने मास्टर कह सकते हो। इससे पहले जब वे शहर में दाखिल हुए थे, अर्जुन केलोरा ने देखा था कि बायलिंग में सुरक्षा की भावना का अभाव था और उसे कुछ सामाजिक चिंता भी थी। जब सड़क पर लोग उसे देखते तो उसका छोटा शरीर कांपने लगता और वह डर जाती। अर्जुन केलोरा ने अनुमान लगाया कि यह गांव में उसके अतीत का बचा हुआ लक्षण था। उसने ये भी योजना बनाई कि झाओ बाओजू को उसकी देखभाल करने दी जाएगी और वे दोनों एक साथ रहेंगे। वह कुछ देर तक बायलिंग की स्थिति का निरीक्षण करेगा और फिर उसे अपने लू मनों में ले जाएगा। हाँ, बूढ़े मास्टर, झाओ बुबा ने जवाब में जल्दी से सिर हिलाया। भरपेट भोजन करने और रात भर आराम करने के बाद अर्जुन केलोरा ने सड़क पर उन दोनों के लिए भोजन तैयार किया और फिर उड़ने वाली नाव को चलाकर रूई क्षेत्र शहर की ओर चल पड़ा। 4 दिन बाद स्पिरिट बोट रूई क्षेत्र शहर के बाहर रुकी। अर्जुन केलोरा, बायलिंग और झाओ बुबा के साथ स्पिरिट बोट से उतरे। क्या भाई का घर यही है? बायलिंग ने डरते हुए पूछा, उसके सामने राजसी और भव्य शहर को देखते हुए। ये सही है, अब से आप और झाओ बुबा अस्थायी रूप से यहाँ रहेंगे, अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और होंगी को संदेश भेजने के लिए एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला।
संदेशों में से एक संदेश ये था कि होंग यी से व्यवस्थाओं में मदद मांगी जाए। दूसरा उद्देश्य था लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलना। तभी जैसे उसने कुछ सोचा हो, अर्जुन के लोरा का शरीर सफेद रोशनी के एक विस्फोट के साथ चमक उठा, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। इससे पहले अर्जुन के लोरा भेष बदलकर काम कर रहा था। यहाँ तक कि जब वे यात्रा के दौरान विश्राम कर रहे थे, तब भी उसने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया। भाई बायलिंग ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अर्जुन के लोरा का असली चेहरा देखा। उसके बगल में खड़ी झाओ बुबा भी हैरान थी और मन ही मन सोच रही थी कि वह वास्तव में एक सच्चा अमर था और उसने कभी भी उसके जैसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा था। भाई आमतौर पर अपना चेहरा छुपाता है, अर्जुन के लोरा ने हंसते हुए कहा। फिर बायलिंग का छोटा सा हाथ पकड़ा और रूई क्षेत्र शहर की ओर चल दिया। भाई बहुत सुंदर है, बायलिंग ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उसने अर्जुन के लोरा की ओर देखा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। रूई क्षेत्र शहर में लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अर्जुन के लोरा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसकी आभा को दबा दिया, जिससे उसकी उपस्थिति कम हो गई। हालांकि उनकी कम उपस्थिति के बावजूद उनका सुंदर चेहरा, लंबा और सीधा आसन और असाधारण आचरण अभी भी सड़क पर कई महिलाओं का ध्यान आकर्षित करता था, जिससे वे रुक जाती थीं और उन्हें देखती रहती थीं। बायलिंग अर्जुन के लोरा के साथ साथ चल रही थी। वह चिंतित और घबराई हुई थी। वह चारों ओर भीड़ को देख रही थी। उसने अर्जुन के लोरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। कुछ ही देर में होंग यी वहां पहुंच गया। भाई लू, ये कौन है? होंग यी ने बायलिंग की ओर देखते हुए, जिसका नेतृत्व अर्जुन के लोरा कर रहे थे, कुछ आश्चर्य से पूछा। वह पहले से ही अर्जुन के लोरा द्वारा लड़कियों को लाने का आदी था, लेकिन ये लड़की बेटी होने के लिए बहुत छोटी और रखेल होने के लिए बहुत बुरी लग रही थी। हे, यह मेरी दत्तक बहन बायलिंग है। मैं इसे अस्थायी रूप से यहाँ बसाने की योजना बना रहा हूँ और मुझे इसकी देखभाल के लिए आपकी मदद चाहिए, अर्जुन के लोरा ने बायलिंग और झाओ बुबा की स्थिति का संक्षेप में परिचय देते हुए समझाया। मैं समझ गया, होंग यी ने स्पष्टीकरण सुनने के बाद कोई और प्रश्न न पूछते हुए उत्तर दिया। लू निवास से कुछ ही दूरी पर झाओ बुबा और बायलिंग के लिए एक शांत और एकांत आंगन की व्यवस्था की गई थी। उन दोनों की देखभाल के लिए एक नौकरानी और एक बुजुर्ग महिला को भी नियुक्त किया गया। भाई लू, क्या आप अभी अभी यात्रा से लौटे हैं? होंग यी ने दोनों को शांत करने के बाद अर्जुन के लोरा से पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अर्जुन के लोरा ने भौहें उठाते हुए जवाब दिया। होंग यी ने कहा, 5 महीने पहले भाईली एक बार लौटे थे। मैंने देखा कि आप नहीं आए हैं और मैं खाली था, इसलिए मैं भाईली के साथ होंगे मार्केट चला गया, लेकिन मिस लू ने कहा कि आप यात्रा पर गए हैं। ये सुनकर अर्जुन के लोरा की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने पूछा, क्या फेयू वापस आ गया? वह अब कहाँ है? क्या वह अभी भी होंगे मार्केट में है या चला गया है? ये प्रश्न पूछते समय अर्जुन के लोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। 5 महीने पहले ठीक वही समय था जब वह और जियाओ जिये होंगे मार्केट से निकले थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली फेयू उसी समय वापस आ जाएगा। भाई ली विदाई देने के लिए वापस लौटे और फिर किंगलुआन अमर शहर की ओर रवाना हुए, इसलिए वे 1 महीने बाद चले गए, होंग यी ने आह भरते हुए कहा। होंग यी ने ली फेयू के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। अमर संप्रदाय से निकाले जाने के बाद उसने अवास्तविक साधना के सपने देखना छोड़ दिया था और अब वह अपने पिता की माक्विस रूई उपाधि प्राप्त करने और अपने जीवनकाल में क्यूई शोधन चरण को पार करने पर केंद्रित था। दूसरी ओर ली फेयू कई वर्षों से साधना जगत में संघर्ष कर रहा था और अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था। अब वह किंगलुआन अमर शहर में प्रवेश कर रहा था, जो रूज साधकों के लिए एक पवित्र स्थल था, जिससे होंग यी आश्चर्यचकित हो गया। किंगलुआन अमर शहर, अर्जुन के लोरा ने आह भरी। ली फेयू ने पहले उल्लेख किया था कि वह किंगलुआन अमर शहर में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन अर्जुन के लोरा को उम्मीद नहीं थी कि ली फेयू अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण के बाद वापस लौट आएगा। हालांकि ली फेयू की वापसी अर्जुन के लोरा की अपनी फाउंडेशन की स्थापना की यात्रा के साथ हुई, जिसका अर्थ था कि वे फिर कभी नहीं मिल सके। होंग यी ने कहा, भाई ली को इस बार बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा और भाई ली के चरित्र के साथ वह अपना नाम बनाने और अमरता की नींव रखने में सक्षम हो सकता है। होंग यी, जो अर्जुन के लोरा के ली फेयू के साथ घनिष्ठ संबंध के बारे में जानता था, ने सांत्वना भरे शब्द कहे। फिर उन्होंने ली फेयू के परिवर्तनों के बारे में बात करना शुरू किया और कहा कि ली फेयू वास्तव में असाधारण थे और उन्होंने अपनी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2 साल के प्रशिक्षण के बाद क्यूई शोधन के 6ठे चरण तक पहुंच गए हैं। हालांकि जैसे ही अर्जुन के लोरा ने ये शब्द सुने, उसका मन और भी भारी हो गया। साधना जगत में यदि कोई अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना चाहता है, तो ये सब आध्यात्मिक औषधि, गोलियों और अवसरों पर निर्भर करता है। हालांकि ली फेयू ने आध्यात्मिक खेती या कसाईबाड़ी के जरिए संसाधन जुटाने की योजना नहीं बनाई थी। वह इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला था। काफी देर तक बातचीत करने के बाद दोनों अलग हो गए। जब अर्जुन के लोरा घर वापस जा रहा था, तो उसने लू मनो के पीछे नहर की अंतहीन लहराती लहरों को देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। दुनिया ज्वार की तरह है और लोग पानी की तरह हैं। मैं केवल उन कुछ लोगों पर आहें भर सकता हूं जो मार्शल दुनिया से लौटते हैं। घर लौटने पर अर्जुन के लोरा, जो भावनाओं से भरे हुए थे, ने अपने बच्चों को देखा और महसूस किया कि समय बहुत तेजी से बीत गया था।
बड़े बच्चे उसके कंधों जितने लंबे हो गए थे। पिंगान, क्या तुम्हारे पास भविष्य के लिए कोई योजना है? अर्जुन केलोरा ने अपने बेटे लू पिंगान के कंधों को गले लगाते हुए पूछा। वह जानता था कि एक पिता के रूप में वह कुछ हद तक लापरवाह रहा है। जब बच्चे छोटे थे तब कुछ छोड़कर वह अधिक ध्यान देते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उसकी चिंता कम होती गई। वह कभी कभार ही रुचि दिखाते और कुछ प्रश्न पूछते। मुझे याद है आपने कहा था 10,000 किताबें पढ़ो, 10,000 मील यात्रा करो। मैं कुछ सालों में बाहर जाकर चारों ओर देखना चाहता हूँ, लू पिंगान ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। आखिरकार उसके माता पिता अभी भी जीवित थे और उसके लिए लंबी यात्रा पर जाना उचित नहीं था। सबसे बड़े बेटे होने के नाते उन्हें लगा कि यह व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन चूंकि उसके पिता ने पूछा था इसलिए उसने अपने विचार नहीं छिपाए। बाहर जाकर चारों ओर देखना ठीक है, अर्जुन केलोरा ने कहा। जब तक आप जन्मजात मास्टर तक नहीं पहुंच जाते तब तक प्रतीक्षा करें, फिर आप बाहर जा सकते हैं। इन बच्चों को वास्तव में स्वतंत्रता की कमी थी। जब वे युवा थे तो उन्हें किंजू पर्वत तक ही सीमित रखा गया था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें रूई क्षेत्र के शहर तक ही सीमित कर दिया गया। उनकी दैनिक दिनचर्या केवल पढ़ना और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना थी। बाहर जाने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उनके लिए बाहर जाकर चारों ओर देखना सामान्य बात थी। वह उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। आखिरकार बच्चे बड़े हो रहे थे और अब उनके लिए स्वतंत्र होने का समय आ गया था। ये भी बड़े होने का एक आवश्यक हिस्सा था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन्होंने इन्नेट मास्टर का उल्लेख क्यों किया, तो इसका कारण ये था कि इन्नेट मास्टर योद्धा अपने स्वर्गीय सच्चे क्यूई का उपयोग निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के तावीज को सक्रिय करने के लिए कर सकते थे। जब लू पिंगन दुनिया की यात्रा पर निकलेगा तो उसे अधिक सहजता महसूस होगी। लू पिंगान का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसने कहा, मैं अधिकतम 3 वर्षों के भीतर इन्नेट मास्टर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। वह हाल ही में मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ बन गए हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह मार्शल आर्ट की दुनिया में एक जन्मजात मास्टर बन गए। इसलिए उनकी राय में उनके पिता की आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल नहीं था। बुरा नहीं है, मेरे बेटे पिंगान में एक मार्शल संत की प्रतिभा है, अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जब ली फेयू 18 वर्ष के थे तब वे पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ बन चुके थे जिसे एक प्रतिभा माना जाता था। अब उनके अपने बेटे ने 13 वर्ष की आयु में यही उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि अर्जुन केलोरा को पता था कि उनके बेटे की मार्शल आर्ट प्रतिभा और योग्यता मुख्य कारक नहीं थे। ये 3 भाग अभ्यास और 7 भाग भोजन था जो उनके बूढ़े पिता की संपत्ति पर निर्भर था। मार्शल संत पिता, क्या ये जन्मजात गुरु से ऊपर का मार्शल आर्ट क्षेत्र है? लू पिंगन ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सुना था कि योद्धा संत कुछ साधकों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब इस योद्धा संत के बारे में सुनकर वह आश्चर्य से भर गया। वह जानना चाहता था कि क्या योद्धा संत साधकों के समान शक्तिशाली हो सकते हैं। होना चाहिए, है ना? अर्जुन केलोरा ने सहजता से उत्तर दिया। वह सिर्फ बातें बना रहा था, उसे यह नहीं पता था कि मार्शल संत क्या होता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इसे गंभीरता से लेगा और पूछेगा कि क्या मार्शल आर्ट का कोई क्षेत्र है। हालांकि अपने बेटे की आंखों में देखकर वह मोटे तौर पर समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा था। यद्यपि बच्चों ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था कि उनके पास कोई आत्मिक जड़ नहीं है और वे साधना करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनके हृदय में इसके बारे में कल्पनाएं थीं। उसने एक हल्की आह भरी और विषय बदल दिया। पिंगान, क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, जैसे कि एक जन्मजात गोली जो तुम्हें जन्मजात मास्टर क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सके? अगर मैं आसपास नहीं हूं तो आप सीधे अंकल होम से इसके बारे में पूछ सकते हैं, शर्माए नहीं। इसके अलावा जब आप बाहर जाएं तो अलविदा कहे बिना मत जाए, मुझे एक पत्र लिखना याद रखें। अर्जुन केलोरा ने अपने बेटे से कहा। चिंता मत करो, मुझे पता है, लू पिंगन ने सिर हिलाया। अर्जुन केलोरा ने अपने बेटे का कंधा थपथपाया। उन्हें अभी भी अपने सबसे बड़े बेटे पर पूरा भरोसा था, जो सीधा साधा व्यक्तित्व वाला था और उनकी बातें सुनता था। कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? अर्जुन केलोरा ने अपने अन्य बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। पिताजी, मैं भी दुनिया घूमना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे सहज स्तर तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे। क्या मैं भाई पिंग आन के साथ जाऊं? लू वयू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तभी संभव है जब तुम्हारा भाई पिंगान तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो। और इसके अलावा तुम्हारा भाई पिंगान खुद भी लंबी यात्रा पर नहीं गया है, इसलिए उसे तुम्हें बोझ की तरह साथ ले जाना होगा। अर्जुन केलोरा ने अपनी बेटी की बातों का जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं छोटी बहन, अगर तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया घूमना चाहती हो तो मैं पहले जाकर देखूंगा और फिर तुम्हारे साथ वापस आऊंगा, लू पिंगन ने तुरंत कहा। सबसे बड़े बेटे के रूप में लू लांशु की शिक्षा के तहत उनमें अभी भी जिम्मेदारी की भावना मजबूत थी। हे धन्यवाद भाई पिंग आन, लू वयू ने कहा, तुरंत लू पिंग आन की बाह के चारों ओर अपनी बाह लपेटते हुए और अर्जुन केलोरा को एक चंचल मुंह बनाकर उसे हंसा दिया। तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया की यात्रा भी नहीं करना चाहोगी, है ना?
अर्जुन केलोरा ने लू वयू की ओर देखते हुए पूछा। दूसरा भाई भविष्य में काउंटी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, एक क्षेत्र पर शासन करना चाहता है और लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता है, लू वयू ने तुरंत कहा। बुरा नहीं है, यह एक बढ़िया विचार है। कुछ सालों में मैं अंकल होन से इस बारे में बात करूंगा और तुम उनसे सीख सकते हो, अर्जुन केलोरा ने अपने दूसरे बेटे से कहा। वह अभी भी होंगी के चरित्र को पहचानते थे और सोचते थे कि बच्चे उनसे कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अर्जुन केलोरा ने अपने बच्चों के साथ उनके वर्तमान जीवन, उनके भविष्य और उनके आदर्शों के बारे में बातचीत की। वह बायलिंग को भी नहीं भूला। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बायलिंग से मिलने और उनकी भावनाओं को समझने के लिए समय निकाला था। वह उसे अपनी बेटियों से भी मिलवाने ले गए ताकि वे दोस्त बन सकें और साथ खेल सकें, जिससे उसके लिए परिवार में घुलना मिलना आसान हो सके। 10 दिनों तक रूई क्षेत्र शहर में रहने के बाद अर्जुन केलोरा अपने परिवार की अनिच्छा के बावजूद किंजू पर्वत पर लौट आए। अर्जुन केलोरा की 5 महीने की बिना किसी खबर के यात्रा ने स्वाभाविक रूप से उनकी पत्नियों और रखैलों को चिंतित कर दिया था। यदि लू मियाओगे ने यह आश्वासन न दिया होता कि अर्जुन केलोरा एक अच्छे दोस्त के साथ यात्रा कर रहा है, तो वे सोचते कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। अब अर्जुन केलोरा को वापस आते देख वे सभी चिंतित हो गए और उससे सवाल पूछने लगे। अर्जुन केलोरा को अपनी यात्रा के दौरान घटित हुई घटनाओं के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी पड़ी, देर रात तक, जब वह अंततः अपनी पत्नियों और रखैलों को शांत करने में सफल रहे। अपनी पत्नियों और रखैलों को खुश करने में कई दिन बिताने के बाद अर्जुन केलोरा ने अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने बेटे लू शियांजी की तरह, जो अब श्वास अभ्यास का अभ्यास कर रहा था और साधना शुरू कर रहा था, अर्जुन केलोरा ने स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन दिया और उसे इनाम के रूप में जादुई कपड़े और एक निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवार दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लू शियांजी परिश्रमपूर्वक साधना करेगा और शीघ्र ही क्यूई शोधन के तीसरे चरण तक पहुंच जाएगा। इस दृश्य से अन्य भाई बहनों को ईर्ष्या होने लगी तथा कई पत्नियों और रखैलों ने मन ही मन यह आशा व्यक्त की कि उनके अपने बच्चे अधिक मेहनत करेंगे। लेकिन स्पिरिट रूट वाला दूसरा बच्चा लू क्वानजेन केवल 10 वर्ष का था। खेती शुरू करने से पहले उन्हें अभी भी 1 वर्ष से अधिक समय तक इंतजार करना था। अर्जुन केलोरा ने अपने बच्चों की ओर देखा, उसका हृदय उत्सुकता से भर गया। वह नहीं जानता था कि उन बच्चों के उपलब्धि अंकों की गणना कैसे की जाए जिन्होंने अपने शरीर में क्यूई का विकास किया है। यह हो सकता है कि जब बच्चे क्यूई शोधन के मध्य या अंतिम चरण में पहुंचेंगे तो उन्हें उपलब्धि पुरस्कार मिलेंगे। बाद में अर्जुन केलोरा ने बच्चों के साथ बातचीत की, उनकी रुचि के बारे में बात की और उनकी स्थिति पर ध्यान दिया। लू परिवार के समग्र माहौल और बच्चों के प्रति लू मियाओयुन की देखभाल के कारण इन बच्चों में उनके व्यक्तित्व के बावजूद कम से कम कोई स्पष्ट दोष नहीं था और वे अभी भी प्रबंधनीय थे। वास्तविक समस्या ये थी कि रखैलों और दासियों के बच्चे अपने पिता के अपेक्षाकृत कम करीब थे। इसके बजाय उनके मन में उसके प्रति अधिक श्रद्धा थी। अर्जुन केलोरा ने स्थिति को समझा। वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता था और अक्सर उनके साथ व्यवहार करते समय उसे उनकी आध्यात्मिक जड़ों या उनकी माताओं पर विचार करना पड़ता था। इसलिए हालांकि वह आमतौर पर बच्चों के साथ बहुत सहज रहते थे, लेकिन उनके साथ उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से बच्चे उनके करीब नहीं आते थे। समग्र वातावरण और अपनी माताओं की शिक्षाओं के प्रभाव से बच्चों के दिलों में उनकी एक विस्मयकारी छवि बन गई। हालांकि अर्जुन केलोरा को पता था कि वह इस स्थिति को बदल नहीं सकता। वर्तमान में उनके 117 बच्चे हैं। उनमें से 28 की जड़ें आत्मा से जुड़ी थीं। भले ही उन्होंने केवल स्पिरिट रूट्स वाले बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित किया, फिर भी उनके पास समय और ऊर्जा नहीं थी। अब वह केवल इतना ही कर सकते थे कि बच्चों पर अधिक ध्यान दें और कोशिश करें कि उनमें कोई कमी न आने दें। अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद अर्जुन केलोरा को अपनी गोल्डन आर्मर बीन मदर की भी याद आई। उन्होंने अपने आंगन में एक गड्ढा खोदा, उसमें दूसरी श्रेणी की आध्यात्मिक मिट्टी डाली और गोल्डन आर्मर बीन मदर का पौधा लगाया। उन्होंने लू मियाओयुन को इसकी देखभाल करने और इसे नियमित रूप से पानी देने के लिए भी कहा। आखिरकार ये चीज जल्दी ही अंकुरित हो जाएगी और इसे आध्यात्मिक पालतू थैले में नहीं लगाया जा सकता। हालांकि लू मियाओयुन को नहीं पता था कि यह किस प्रकार का बीज था, फिर भी उसने अपने पति के निर्देशों को याद रखा और उसकी अच्छी देखभाल की। इसके बाद अर्जुन केलोरा ने किंजू पर्वत पर बच्चे पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जियाओ शियाओ के संदेश की प्रतीक्षा करने और फिर किंजू पर्वत और होनवे घाटी के बीच यात्रा करने की योजना बनाई।